मैम समर वेकेशन आ रही है, कहाँ घूमने जा रहे हो आप? अरे सर, एक तो मंथ एंड चल रहा है, अभी तक सैलरी नहीं आई है, पैसे कम पड़ गए हैं, ऐसे में कहाँ कोई ट्रिप प्लान होता है। और चलो ट्रिप प्लान कर भी लिया तो फिर मैं शॉपिंग कब करूंगी? मेरे पास तो पहनने के लिए भी कुछ भी नहीं है, अभी तो मुझे रेंट भी भरना है। ओ गॉड, कुछ भी नहीं पता सर। आप ये बताओ, इस टाइम पे बैंक में डाका डालने के अलावा और क्या कर सकते हैं? मैम बैंक में डाका डालने की कोई नीड नहीं है, आपको बस इकोनॉमिक्स पढ़नी है, क्योंकि इकोनॉमिक्स हमें ये बताता है कि किस तरीके से हम ना अपनी ज़्यादा वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज में सेटिस्फाई कर सकते हैं। दोनों मैम को तो मैं 5 मिनट के अंदर सॉल्यूशन दे दूंगा, लेकिन बच्चों आपकी लाइफ में आप किस तरीके से अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हो, अगर आपको ये जानना है तो बहुत ही बेहतरीन आपके लिए वन शॉट लेकर आया हूं आपकी क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन का। तो प्लीज जाइए बच्चों और जाकर अभी इस वन शॉट को देखिए। चलिए। हाय एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स एंड फन। मैं विपुल अग्रवाल, आपका इकोनॉमिक्स टीचर। और बच्चों अब हम सीधा सीधा स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1, जो कि है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैं आपको ये सीधा सीधा बेटा शर्त ला के बोल रहा हूँ, ये चैप्टर आप जब पूरी वीडियो देख लोगे ना, ये चैप्टर आपकी रगों में बस जाएगा। इस तरीके से चैप्टर को पढ़ाने वाला हूँ, इतना इजी कर दूंगा, इतना इजी कर दूंगा कि आप लोगों का जो इकोनॉमिक्स का खौफ है ना, वो खौफ स्टार्ट ही नहीं होगा। कुछ बच्चों को होगा यार ऐसी है वैसी है, मैं कहता हूँ वो मैं डर स्टार्ट ही नहीं होने दूंगा, डर तुम्हारे अंदर आने ही नहीं दूंगा। उससे पहले आपको सब्जेक्ट से प्यार करा दूंगा। तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। अब मैं बोलूं कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते क्या हैं, क्या क्या इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं। सर इसमें ना हम लोग इकोनॉमिक्स के जो भी टर्म्स हैं पहले तो वो सीखेंगे। इकोनॉमी क्या होती है ना, कितनी टाइप्स की इकोनॉमी होती है, इकोनॉमिक्स क्या होती है, सर क्या है सब्जेक्ट का मतलब, क्यों ये सब्जेक्ट आया, क्या ये सब्जेक्ट की जो जड़ है, जो प्रॉब्लम है, जो द रूट प्रॉब्लम है, क्या वो हमारी रियल लाइफ से निकली हुई है, क्या ये सब्जेक्ट हमारी उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी करता है। ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। एंड बेटा इतना प्यारा चैप्टर है ना, प्यार हो जाएगा सच में। चलो सीधा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे कि इकोनॉमी क्या होती है, और इकोनॉमी समझने के लिए हम सीधा से एक एग्जांपल लेते हैं। जिस एग्जांपल में हम लोग ये देखेंगे कि मान के चलो, लेट्स अज्यूम कि देयर आर 4 पीपल, पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी एंड पर्सन डी। चारों कुछ ना कुछ काम करते हैं। ये मान के चलो फार्मर है, बी टीचर है, सी डॉक्टर है, और ये क्लोथ मर्चेंट है, कपड़े बेचता है, कपड़े बनाकर कपड़े बेचता है। मेरे को एक बात बताओ, अगर कोई ए पर्सन है और ये फार्मर से क्या उगाता है, ये फूड उगाता है, तो ये फूड बेचेगा किसे? आप अभी आपको ये अज्यूम करना है कि इस दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये 4 लोग हैं। ये आपको बस अज्यूम करना है, सिर्फ और सिर्फ ये 4 लोग इस दुनिया के अंदर हैं, इससे ज्यादा वो कुछ अज्यूम नहीं करना। तो मैं कहता हूँ कि सर ए जो फूड बना रहा है वो फूड किसे बेचेगा? टीचर को बेचेगा ऑफ कोर्स, डॉक्टर को बेचेगा, क्लोथ मर्चेंट को बेचेगा। सिंपल सीधी बात है, क्योंकि इन सबको खाने के लिए, जिंदा रहने के लिए खाना तो चाहिए ना, ये फार्मर से खरीदेंगे। ऐसे ही बी एक टीचर है, अगर बी एक टीचर है और वो सिखाएगा तो किसको सिखाएगा भैया? फार्मर के बच्चे को सिखाएगा, यानी कि बी अपनी सर्विसेज फार्मर को देगा, बी अपनी सर्विसेज डॉक्टर को भी देगा, बी अपनी सर्विसेज क्लोथ मर्चेंट को भी देगा। ऐसे ही जब सबकी तबीयत खराब होगी तो सब अपना इलाज करवाने कहाँ जाएंगे? डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर अपनी सर्विसेज टीचर को भी देगा, फार्मर को भी देगा, क्लोथ मर्चेंट को भी देगा। अब सर दुनिया में बिना कपड़े के तो कोई घूमेगा नहीं ना, कपड़ा तो चाहिए पहनने को, तो सब कपड़ा खरीदने कहाँ जाएंगे? क्लोथ मर्चेंट के पास जाएंगे। अब आप ये चीज देख रहे हो कि हर इंसान, इस वाले एग्जाम्पल में हर एक इंसान एक प्रोड्यूसर भी है, कोई ना कोई सर्विस या कोई ना कोई गुड्स प्रोड्यूस करके आपको दे रहा है। साथ में हर इंसान यहाँ पर कंज्यूमर भी है, कि जो दूसरे के इंसान का बनाया गया गुड्स कंज्यूम भी कर रहा है। जैसे मैं, अगर मुझे दुनिया के अंदर रहना है तो मुझे प्रोड्यूसर होना पड़ेगा, तो मैं कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करूंगा। जब उसे प्रोड्यूस करूंगा, जैसे मैं टीचिंग सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा हूँ, वहां से मैं पैसा कमा रहा हूँ, देन उस पैसे को मैं फार्मर पे खर्चा कर रहा हूँ, डॉक्टर पे खर्चा कर रहा हूँ, कपड़ों पे खर्चा कर रहा हूँ। अब आपको समझ में आया? अब धीरे धीरे क्या बन गया कि हर इंसान एक प्रोड्यूसर भी है, हर इंसान एक कंज्यूमर भी है, जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है। तो क्या बन गया? एक सिस्टम यहाँ पर एक डेवलप हो गया। क्या हो गया? सिस्टम डेवलप हो गया कि हम लोग दुनिया के अंदर कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, और उस काम दूसरों के लिए कर रहे हैं, और वहीं से हम लोग पैसा कमाते हैं और उस पैसे को दूसरों पर ही खर्चा कर देते हैं। सिंपल एक चेन दुनिया के अंदर स्टार्ट हो गई, इसी को बोलते हैं इकोनॉमी।
इकोनॉमी बेसिकली क्या है, एक सिस्टम है जो कि लोगों को प्रोवाइड करवाता है मीन्स टू वर्क, यानी कि काम। अगर मेरे आसपास के लोग मेरा प्रोडक्ट खरीदेंगे ही नहीं तो मैं पैसा कमाऊंगा ही नहीं, मैं काम ही नहीं कर पाऊंगा। तो एक इकोनॉमी तो वो हो गई ना जहां मैं जाकर काम कर सकता हूँ, पैसा कमा सकता हूँ, है ना, अर्न अ लिविंग, कुछ कमा सकता हूँ। कैसे कमाऊंगा? बाय प्रोडक्शन, या तो मैं कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करूंगा, कुछ ना कुछ बनाऊंगा, और कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो दूसरे मेरे को बनाकर दे रहे हैं। सिंपल सीधी बात है ये है, यानी कि इकोनॉमी आपको काम देती है मींस टू वर्क, जिससे आप कमा पाते हो। कैसे कमाओगे? प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जांपल इंडियन इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ ऑल सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर। तो इंडियन इकोनॉमी में आप एग्रीकल्चर से भी पैसा कमा सकते हो, कोई फैक्ट्री लगाकर भी पैसा कमा सकते हो, है ना, ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह पर लोगों को पहुंचाकर या गुड्स एंड सर्विसेज को पहुंचाकर भी पैसा कमा सकते हो। कम्युनिकेशन, जियो एयरटेल, वो लोग पैसा कमा पा रहे हैं क्योंकि हम उनकी सर्विसेज को यूज करते हैं। बैंकिंग सर्विसेज से आप पैसा कमा सकते हो। तो हर इकोनॉमी आपको कमाने का मौका देती है, वो एक सिस्टम है जहां पर आप कोई चीज प्रोड्यूस करके, कंज्यूम करके एक अच्छी जिंदगी जी पाते हो। सिंपल। एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं भैया? प्रोडक्शन और कंजम्पशन तो हमने पढ़ लिया कि प्रोडक्शन और कंजम्पशन करना बहुत जरूरी है। अगर कोई चीज तुम बना रहे हो और सामने वाला उसे कंज्यूम नहीं करेगा तो तुम्हारे बनाने का फायदा ही नहीं होगा। तो तुम्हें प्रोडक्शन भी करना है, कोई चीज बनानी भी है, और कंजम्पशन भी करना है, तभी तुम एक अच्छी जिंदगी जी पाओगे। साथ में अगर मैं एक फैक्ट्री चला रहा हूँ, सिंपल है कि मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ, मैं एक फैक्ट्री चला रहा हूँ, क्या जिंदगी भर मेरा ये माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे यही फैक्ट्री चलानी है? मेरे को बताओ, क्या जिंदगी भर मेरा यही माइंडसेट होना चाहिए कि मेरे को यही फैक्ट्री चलानी है? लिखो कमेंट सेक्शन में। नहीं ना, हमारा माइंडसेट बड़ा है, हमें आगे बढ़ने की भी सोचना है। तो सर अगर मुझे एक फैक्ट्री से 2 फैक्ट्री, 3 फैक्ट्री, 4 फैक्ट्री करनी है तो मैं कैसे करूंगा? इन्वेस्टमेंट। कैसे करूंगा? इन्वेस्टमेंट से, जिसे हम लोग बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। तो वो भी इकोनॉमी का एक पार्ट है कि उस प्रोडक्शन सर्विसेज को बड़ा करो। क्या करो? इसे एक्सपेंड करो, प्रोडक्शन को एक्सपेंड करो। क्लियर है? नहीं क्लियर है? बिल्कुल सर। तो ये 3 चीजें होती हैं, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट। प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, जिसे हम लोग कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। तो कितनी इकोनॉमी, अगर हम टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की बात करें तो यूजुअली 3 तरीके की होती हैं। पहली होती है सेंट्रली प्लान्ड, एक होती है सेंट्रली प्लान्ड, सेकंड होती है मार्केट इकोनॉमी, मार्केट बोल देते हैं, या कैपिटलिस्ट भी बोल देते हैं, मार्केट या फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। थर्ड होती है मिक्स्ड इकोनॉमी, सिंपल। अब समझते हैं, इसको समझने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्राइवेट सेक्टर एंड द पब्लिक सेक्टर। हमें समझना पड़ेगा, मान के चलो एक देश है, क्या है? एक देश है। इस देश के अंदर आम नागरिक रहते हैं, इस देश के अंदर आम नागरिक रहते हैं। द प्रॉब्लम इज दैट कि ये इतने सारे लोग आपस में एक कोऑर्डिनेशन के साथ जी सके, मतलब हर जैसा तो इंसान जीना चाहता है वैसा जी सके, बट सामने वाले को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसा होने के लिए हर जगह पर एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। ठीक है, हमारी लाइफ में भी अपने को डिसिप्लिन होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। आपके स्कूल में भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि सबको एक तरीके से देखा जाता है, सबको सुबह स्कूल आना पड़ेगा टाइम से ही घर जा पाओगे, होमवर्क करना होता है, क्लास अटेंड करनी होती है, टीचर से बदतमीजी नहीं करनी होती है। ये सारी चीज़ हम स्कूल में भी फॉलो करते हैं, और जिस जगह पर भी हम लोग जाएंगे, कल को कॉलेज में जाएंगे, हम लोग कोचिंग में जाते हैं, वहाँ पर भी हमें फॉलो करना पड़ता है। ऐसे ही बच्चों, एक देश में रहने के लिए भी हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। तो एक देश चलाने की जिम्मेदारी कौन लेता है? जो एडमिनिस्ट्रेशन यानी जो बॉडी देश चलाती है उसे क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट बोलते हैं। गवर्नमेंट के ऊपर ही रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि इन सारे लोगों को एक कोऑर्डिनेशन में हमें चलाना है कि भैया तुमको फ्रीडम है, बिल्कुल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कुछ डिसीजन गवर्नमेंट वहां पर लेगी, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगी। अब गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट कितना होगा इसके ऊपर डिपेंड करेगी इकोनॉमी क्या है। अब देख समझते, तो इकोनॉमी के अंदर 2 पार्ट हो गए, एक पार्ट हो गया गवर्नमेंट और एक पार्ट हो गया नॉर्मल पब्लिक, आम आदमी। ठीक है, क्या बच्चों? आम आदमी। 2 चीजें यहाँ पर हो गई। अब यहाँ पर समझ के देखते हैं कि अगर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट है, कि अगर आपको गवर्नमेंट वाला पार्ट को देखना है तो इसे हम लोग बोलते हैं पब्लिक सेक्टर। क्या बोलते हैं? पब्लिक सेक्टर। क्यों बोला पब्लिक सेक्टर? बिकॉज गवर्नमेंट इज डूइंग इट्स सर्विसेज फॉर द पब्लिक।
गवर्नमेंट जो भी काम कर रही है फॉर द वेलफेयर ऑफ पब्लिक कर रही है, खुद के लिए नहीं कर रही है, बिकॉज वो तो कोई इंसान है ही नहीं, वो तो एक पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, बॉडी है। तो इसी वजह से इसको बोला जाता है पब्लिक सेक्टर। लेकिन जहां पर हम आम आदमी की बात करें, यानी कि आम आदमी की बात करें जिस जगह पर, अगर किसी आम आदमी की बात करें तो उसे बोला जाता है प्राइवेट सेक्टर। क्या बोला जाता है? प्राइवेट सेक्टर। इसे थोड़ा सा डिटेल में और मैं आपको बताता हूं कि लेट सपोज कोई बिजनेस सरकार चला रही है, सरकार उस बिजनेस की मालिक है, गवर्नमेंट उस बिजनेस की मालिक है, तो वो बिजनेस बोला जाएगा पब्लिक सेक्टर। और कोई बिजनेस मैं चला रहा हूं, मैं उसका मालिक हूं, मेरी उस बिजनेस के अंदर डिसीजन चल रहे हैं, तो उस बिजनेस को बोला जाएगा प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो थोड़ा समझ में आ गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। तो गवर्नमेंट और आम आदमी फर्क तो समझ में आ गया होगा। अब देखो, मार्केट इकोनॉमी रिफर्स टू द इकोनॉमी इन विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि आपको कोई भी चीज प्रोड्यूस करनी है, उसके लिए तो कुछ ना कुछ रिसोर्सेज तो चाहिए होंगे ना। अगर मुझे शूज बनाना है तो शूज बनाने के लिए लेबर चाहिए होगी, रॉ मटेरियल चाहिए होंगे, जमीन चाहिए होगी, बिल्डिंग चाहिए होगी, सप्लायर चाहिए होगा, बहुत सारी चीजें मेरे को चाहिए होंगी, उसे बोलते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जहां पर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ओन, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्राइवेट सेक्टर, ले जहां पर जिस भी जगह पर गवर्नमेंट का रोल नहीं होगा, आपको क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है, सारा का सारा डिसीजन आपके हाथ में है, तो वो आप सीधा सीधा समझ जाना, वो हमें लेके जा रहा है मार्केट या फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ। फॉर एग्जाम्पल यूएसए, फॉर एग्जाम्पल यूएसए, यूएसए इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बात आई समझ में? बेसिकली आपको क्या बनाना है, आपको जो कुछ भी बनाना है उसके लिए जो कुछ भी रिसोर्सेज चाहिए, यू कैन अरेंज इट बाय योरसेल्फ। आपको सरकार की मदद नहीं चाहिए, आपको सरकार रोकेगी भी नहीं, बट रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ होते हैं, उसके दायरे में आपको रहकर चीजें करनी है। ठीक है, उस दायरे से बाहर जाओगे सरकार डेफिनेटली रोकेगी। ठीक है, बट हाँ रूल्स एंड, अगर आप दायरे में रहकर कर रहे हो, मुझे अगर जूतों की फैक्ट्री चालू करनी है, शूज की फैक्ट्री स्टार्ट करनी है, मुझे कपड़ों की फैक्ट्री स्टार्ट करनी है, मैं विदाउट गवर्नमेंट परमिशन स्टार्ट कर सकता हूँ। मैं लैंड ओन कर सकता हूँ, मैं कंट्रोल कर सकता हूँ अपने प्रोडक्शन को, कब बनाना है कब नहीं बनाना, मैं ऑपरेट कर सकता हूँ, मैं डिसीजन मेकिंग कर सकता हूँ अपने बिजनेस के अंदर। तो ये किसके साइन है? किसके साइन है? मार्केट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। यानी गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन होता है, इंटरफेरेंस होता है, वो कम होता है, होता ही नहीं है, नेग्लिजिबल है, आप ऐसे मानो। तो उसके फीचर्स क्या है कि ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर। और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गए? लैंड, बिल्डिंग, मनी, लेबर, रॉ मटेरियल, ये सारी चीजें। प्राइवेट सेक्टर इज फ्री टू टेक ऑल डिसीजन रिगार्डिंग प्रोडक्शन, कि क्या बनाना है, कंजम्पशन क्या कंज्यूम करना है, हम लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं। एंड इन्वेस्टमेंट इंडिपेंडेंटली, कि हमें कहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करना है, वी कैन डिसाइड इट बाय योरसेल्फ। इसका एक एग्जांपल देखा हूँ, सब बच्चों ने नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल तो देखा होगा। अब नॉर्थ कोरिया के अंदर क्या आप अपनी मर्जी से हेयर कटिंग करवा सकते हो? क्या आपको क्या पहनना है वो आप डिसाइड कर सकते हो? आपको क्या खाना है वो भी आप डिसाइड नहीं कर सकते? आपको क्या बनाना है, कैसे पैसे कमाने हैं, आप ये भी खुद डिसाइड नहीं कर सकते। वहां है दिस इज, वो सीधा सीधा पूरा का पूरा गवर्नमेंट की साइड पहुंच गया, वो अलग चीज़ है। लेकिन जैसे उसके अपोजिट में देखा जाए कि जहाँ पर हर तरीके की फ्रीडम आपको दे रहती है, बट रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके, दैट इज अ मार्केट इकोनॉमी। देयर एग्जिस्ट स्टिफ कंपटीशन, यहाँ पे आपको स्टिफ कंपटीशन देखने को मिलेगा डिफरेंट प्राइवेट फर्म्स में। कंपटीशन क्यों? क्योंकि यार अगर मेरे पास फ्रीडम है कि मुझे जूते बनाने हैं, तो पड़ोसी के पास भी फ्रीडम होगी, वो जूते बना लेगा, इस वाले पड़ोसी के पास भी फ्रीडम होगी, वो भी जूते बना लेगा। सब जूते बना रहे हैं, मार्केट में क्या हो गया? कंपटीशन क्रिएट हो गया। तो यहाँ पर आपको स्टिफ कंपटीशन यानी कि कट थ्रोट कंपटीशन यहाँ पर देखने को मिलता है। जितने भी डिसीजन होते हैं वो कौन लेता है? जो भी लेता है वो प्रॉफिट मोटिव की वजह से लेता है, कि भैया क्योंकि यहाँ पर मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ, अगर मैं अपना बिजनेस चला रहा हूँ तो आई एम नॉट हियर फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। पब्लिक का वेलफेयर गवर्नमेंट देखे, सरकार देखे, मेरा काम है खुद का पेट पालना, और खुद का पेट पलेगा, पैसा आएगा, और पैसा आएगा प्रॉफिट से। तो प्रॉफिट मोटिव, द गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी। गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है तुम क्या बना रहे हो, कैसे बना रहे हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर है, गवर्नमेंट इज चिल। लेकिन जहां पर प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट ग्रो ही ना करने थे, गवर्नमेंट बोलेगी जो बनाएंगे हम बनाएंगे, जो कंज्यूम करना होगा हम डिसाइड करेंगे तुम क्या कंज्यूम करोगे, सारे के सारे बिजनेसेस हम ओन करेंगे, हम तुम्हें गुड्स एंड सर्विसेज बेचेंगे, तुम क्या कमाओगे कैसे कमाओगे गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। दिस इज कॉल्ड द सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी या सोशलिस्ट इकोनॉमी भी इसे बोला जाता है। यहाँ पर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ओन करता है, कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है कौन? गवर्नमेंट या फिर
पब्लिक सेक्टर भी आप इसे बोल सकते हो। फीचर्स क्या हैं? ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ही करती है। अभी जैसे नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल दिया था, अगर आपको पेपर में एग्जांपल लिख कर आना हो, आप आग बंद का एग्जांपल लिखाना नॉर्थ कोरिया, कि नॉर्थ कोरिया में क्या बनेगा, क्या कंज्यूम करा जाएगा, कैसे कपड़े पहने जाएंगे, हेयर कट कैसा होगा, पढ़ाई कब तक करनी है, मिलिट्री में जाना है नहीं जाना, ये सब किसी इंसान के हाथ में नहीं, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होता ही नहीं है। ये सब कुछ सारा का सारा पब्लिक सेक्टर के हाथ में होता है। ठीक है। ऑल द डिसीजन रिगार्डिंग कंजम्पशन, क्या कंज्यूम करा जाएगा, क्या प्रोड्यूस करा जाएगा, कितना पैसा इन्वेस्ट करा जाएगा, इज मेड बाय द गवर्नमेंट। सारा का सारा गवर्नमेंट करती है। क्या बनेगा कि भैया पब्लिक को क्या कंज्यूम कराना है, मतलब पब्लिक कैसे कपड़े पहनेगी, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। हमें डिफेंस के आइटम बनाने हैं, यानी कि वॉर के प्रोडक्ट बनाने हैं, या हमें खेती बाड़ी करनी है, कौन डिसाइड करेगा? सरकार डिसाइड करेगी। सीधी सीधी बात है। हमें नई फैक्ट्री डिफेंस में लगानी है या हमें खेती बाड़ी को बढ़ावा देना है, कौन डिसाइड करेगा? सरकार डिसाइड करेगी। हमें हाईवे बनाना है नहीं बनाना, सरकार डिसाइड करेगी। ठीक है। यहाँ पर कंपटीशन जैसी कोई चीज ही नहीं होती, यहाँ पर कंपटीशन जैसी कोई चीज ही नहीं होती। अभी सपोज करो, मान के चलो मैं बेटा किम जोंग उन, और आज लग भी रहा हूँ, शेव वेव करा लिया, नहीं तो इससे पहले तो बाबा बन के क्लास ले रहा था मैं। मान के चलो मैं किम जोंग उन, और मैंने अपने देश के अंदर ये चीज़ बोला कि गवर्नमेंट अपनी जनता के लिए एक बहुत ही बढ़िया जूते की फैक्ट्री खोलने वाली है, और अब गवर्नमेंट जो जूते बनाएगी वो सब में बांटे जाएंगे और तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अब होगी नहीं होगी, बट मैं तुमको बोल रहा हूँ तुम्हें ये चीज़ माननी पड़ेगी, क्योंकि मैं यहाँ का तानाशाह हूँ। इतने में ही मेरे देश के अंदर एक इंसान आता है और वो कहता है नहीं मैं भी जूते बनाऊंगा। भाई अब मैं उसको क्या करूंगा? जरा बेटा कमेंट सेक्शन में लिख के बताना क्या करूंगा, जल्दी बेटा कमेंट सेक्शन में लिख कर बताओ मैं उसका क्या करूंगा, जल्दी बताओ। मैं उसका सर तोप के आगे रखूंगा और गोला चला दूंगा, गायब। ऐसा ही करा जाता भी है। तो आप सोच रहे हो कंपटीशन तो जैसी कोई चीज ही नहीं होती बेटा यहाँ पर। और यहाँ पर जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं वो सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करने के लिए जाते हैं। तानाशाह यही बोलते हैं कि वी आर डूइंग द थिंग्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक, पब्लिक के फायदे के लिए हमें चीजें कर रहे हैं। नेक्स्ट होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी आप नाम पढ़ के समझ गए होंगे कि थोड़ा सरकार थोड़ा प्राइवेट सेक्टर, थोड़ा गवर्नमेंट थोड़ा प्राइवेट सेक्टर, थोड़ा पब्लिक सेक्टर थोड़ा प्राइवेट सेक्टर। बिल्कुल सही। जहां पर प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर इकोनॉमी चलाते हैं, सरकार भी है और प्राइवेट सेक्टर भी है, दोनों मिलकर इकोनॉमी चला रहे हैं। तो वेयर द पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर आर अलॉटेड दे आर रेस्पेक्टेड रोल्स, कि कौन क्या काम करेगा, कौन क्या काम करेगा, रेस्पेक्टेड रोल उन्हें दे दिए गए ताकि इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। अब सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है वो अभी डिस्कस करेंगे, बट आप समझ लो इकोनॉमी को चलाने के लिए दोनों आगे आते हैं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर भी। इससे छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मेरे को बताओ, अब इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ गरीब भी बहुत सारे हैं, मतलब डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है कि गरीब गरीब भी हैं और अमीर भी हैं। अमीर और गरीबों में बहुत डिफरेंस है इंडिया के अंदर। अब भाई अमीरों के लिए तो प्राइवेट सेक्टर मौजूद है। प्राइवेट सेक्टर कहता है कि यार हम अमीरों के लिए गुड्स एंड सर्विसेज बना सकते हैं, हम कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे अमीरों को बेचेंगे, अमीर हमें पैसा दे देंगे। तो प्राइवेट सेक्टर अमीरों को पैसा बेचकर पैसा कमा सकता है। अगर यही प्राइवेट सेक्टर गरीबों के लिए प्रोडक्ट बनाए तो प्राइवेट सेक्टर गरीबों के लिए प्रोडक्ट बनाएगा, गरीब उसे खरीद ही नहीं पाएंगे, तो प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा? प्राइवेट सेक्टर तो पैसा कमा ही नहीं पाएगा ना गरीबों से। अब गरीबों के लिए फिर ध्यान नहीं रखा जाएगा, बिल्कुल रखा जाएगा। कौन रखेगी? सरकार रखेगी। सरकार कहती है हम फैक्ट्री खोलते हैं, हम गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं और वो गुड्स एंड सर्विसेज इन गरीबों को बांटे जाएंगे। फ्री में बांटे जाए, बहुत ही कम दाम में बांटे जाए, सरकार नुकसान में भी बांट देगी तो चलेगा, बिकॉज गवर्नमेंट इज हियर फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। तो इसमें क्या हुआ? इसमें गरीबों का भी काम हो गया और इसमें अमीरों का भी काम हो गया, प्राइवेट सेक्टर का भी काम हो गया और गवर्नमेंट ने भी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर दी। तो इसे बोलते हैं मिक्स सेक्टर। तो इसमें क्या है? ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट। यहाँ पे गवर्नमेंट भी, गवर्नमेंट के पास भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है और प्राइवेट सेक्टर के पास भी है। मिक्स इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर इज फ्री, प्राइवेट सेक्टर फ्री है टू टेक ऑल डिसीजन, क्या बनाना है, क्या कंज्यूम करना है, क्या इन्वेस्ट करना है, बट गवर्नमेंट क्लोज वॉच ऑन इट्स एक्टिविटी। यहाँ पर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, इंडिया के अंदर थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्ट हैं। गवर्नमेंट देखती रहती है वेदर यू आर डूइंग इट इन अ स्पेसिफाइड मैनर और नॉट, तभी तो यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्ट हैं बहुत ज़्यादा। मिक्स्ड इकोनॉमी में द गवर्नमेंट में यूज टैक्सेशन, टैक्स का यूज करके या अदर मैकेनिज्म का यूज करके रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करती है फ्रॉम द वेल्दी टू द लेस प्रिविलेज मेंबर ऑफ द सोसाइटी। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? जो बेटा अमीर लोग हैं, जो रिच हैं, जिनके पास पैसा है, उनसे गवर्नमेंट टैक्स ले लेती है, हैवी टैक्सेस।
बहुत पैसा ले लेगी और गवर्नमेंट उसी टैक्स के पैसे से जो नेसेसरी आइटम्स होते हैं कि कपड़ा हो गया, खाना हो गया, रहने के लिए घर हो गया, फ्री की एजुकेशन होगी, फ्री के मेडिकल सर्विसेज हो गए, तो गवर्नमेंट वो पैसा कहाँ से लाएगी? नहीं, टैक्सेस से तो लाएगी। और फिर गवर्नमेंट ये सारी फ्री में सर्विसेज किसे दे देते हैं? पुअर साइड वाले लोगों को दे देते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे गवर्नमेंट ने क्या करा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करी कि देश का सारा पैसा अमीरों के पास नहीं रहेगा, हम अमीरों से टैक्स के रूप में पैसा ले लेंगे और ये पैसा जो है गरीबों में बांटा जाएगा। डायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली भी बांटा सकता है, इनडायरेक्टली भी बांटा सकता है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर फिर तो कोई पैसा कमाने की सोचेगा नहीं। देखो यार, इंडिया के अंदर आप बन सकते हो अमीर, ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, गवर्नमेंट इतना भी वो नहीं करती, बट हाँ अगर आप बन रहे हो तो आपको अपनी इनकम का एक हिस्सा देना पड़ेगा। बिकॉज नेचुरली सोच के देखो कि आपको किसी ने अधिकार ये नहीं दिया कि आप नेचर के ऊपर अपना कंट्रोल कर सको कि नहीं यार आज मैं अमीर हूँ तो मेरा ही नेचर है, ऐसा आप नहीं कर सकते। सबका इस देश की उस पर अधिकार है, ऐसा सोचना सरकार का है। ठीक है, चलो क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है स्कार्सिटी एंड बेटा दिस इज द रूट प्रॉब्लम, दिस इज द रूट प्रॉब्लम जिसकी वजह से आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। दुनिया के अंदर अगर स्कार्सिटी ही ना होती तो आपको इकोनॉमिक्स की जरूरत ही ना पड़ती। समझते हैं कैसे? सीधी सी बात है बच्चों, आपके पास पड़े हैं आज के टाइम पे, मान के चलो 1,000 रुपए, सॉरी 10,000 रुपीज, 10,000 रुपए पड़े हैं और आपको ट्रिप पे जाना है। आपको क्या जाना है? आपको ट्रिप पे जाना है। ठीक है, तो आपने 5 ऑप्शंस निकाले। आपने हिमाचल निकाला, आप हिमाचल प्रदेश ट्रिप पे जा सकते हो, मनाली वगैरह। आपने उत्तराखंड निकाला, उत्तराखंड जा सकते हो, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, केदारनाथ। तीसरा आपने राजस्थान निकाला, आप राजस्थान घूमने जा सकते हो, जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर। फोर्थ आप गोवा जा सकते हो, गोवा आपने एक ऑप्शन निकाला। या 5 आप दार्जिलिंग जा सकते हो, आपने ये एक ऑप्शन निकाला। ठीक है, अब मेरे को एक चीज बताओ, हर जगह पर जाने की जो खर्चा है मान के चलो 10K, किसी भी जगह जाते हो आपका 10,000 रुपये लगेगा, किसी भी जगह जाते हो आपका 10,000 रुपये एटलीस्ट लगेगा ही लगेगा। मेरे को बताओ अब यहाँ पर आपको क्या सिचुएशन देखने को मिल रही है? यहाँ पर आपको कमी देखने को मिल रही है। क्या मिल रही है? कमी। किस चीज की कमी? किस चीज की कमी है? कमेंट सेक्शन में लिखो, लिखो, लिखोगे तो मुझे भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ बच्चे मेरा लेक्चर बहुत मन से देख रहे हैं और आपको भी चीजें याद रहेंगी कि हाँ ठीक है, कमी किस चीज की कमी यहाँ पर दिख रही है। भाई मेरे पास तो इतना ही रुपया पड़ा हुआ है ना, मेरे पास किस चीज की कमी है? मनी की। और मनी यहाँ पर क्या काम कर रहा है? मनी यहाँ पर रिसोर्स की तरह काम कर रहा है, यानी कि मनी के थ्रू ही मैं ट्रिप पर जा सकता हूँ। फिलहाल तो अभी यही मेरे दिमाग में है कि पैसा है तो मैं ट्रिप पे जा सकता हूँ। बट द थिंग इज भाई मेरी जो वॉन्ट्स हैं, मेरी वॉन्ट्स इतनी हैं, इन इन जगह मेरे को जाना है, मेरे को इन 5 जगह जाना है, बट इन 5 जगह पे जो खर्चा आएगा वो 50,000 का आएगा, लेकिन मेरे पास पड़े हैं 10,000 रुपये। तो किस चीज़ की कमी है बेटा? पैसे की कमी है, मनी की कमी है, रिसोर्सेस कम है। जितना मैं जिंदगी के अंदर चाहता हूँ भगवान ने मेरे को उससे कम ही दिया है। आपको नहीं, मेरे को भी, मेरे को नहीं, दुनिया में हर किसी को। बोलेंगे सर अंबानी जी को तो इतना, बेटा अंबानी जी और लेने की फिराक में होंगे, उनको भी ये लगता होगा भगवान थोड़ा और दे दे। सिंपल सीधी बात है, हर इंसान की ज़िंदगी में कमियां हैं, और जिस इंसान की ज़िंदगी में कमियां नहीं हैं, जो कहता है कि नहीं भगवान ने मेरे को जितना दिया है उतना ही रूप है, तो बेटा वो फिर संत महात्मा बन जाते हैं कि उन्हें दुनिया के मोह माया से दूर, यही तो मोह माया है, हमें और चाहिए और चाहिए, यही तो मोह माया है। इस मोह माया से जो इंसान दूर हो जाए वो संत महात्मा है। वो इस इकोनॉमी का पार्ट हम उन्हें पता ही नहीं है क्या चल रहा है देश में, वो बस भगवान की पूजा कर रहे हैं और इस प्रकृति में घूम रहे हैं। उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा कि जितना दिया है उतना बहुत है, भगवान नहीं भी देगा उतना भी बहुत है। उनको तो ये लगता है, उनके लिए तो उल्टी चलती हैं चीज़ें कि यार हमारी वांट्स तो इतनी है, भगवान हमें इतना सारा दे रहा है। लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है, हम उल्टा सोचते हैं क्योंकि हम तो नहीं है ना इतने महान, तो हम कहते हैं कि नहीं यार भगवान हमें इतना सा दे रहा है, हमारी इच्छाएं इतनी सारी हैं। इसी सिचुएशन को बोला जाता है स्कार्सिटी। क्या बोला जाता है? स्कार्सिटी। किसी भी चीज़ की कमी होना का मतलब स्कार्सिटी। अब यहाँ पर आप क्या करोगे? क्या प्रॉब्लम आपके आगे खड़ी हुई? मैं कहता हूँ अगर आप पैसे नहीं हैं तो मतलब आप लाइफ में ऐसा तो नहीं करोगे कि ना कि यार मेरे पास 50,000 रुपये नहीं है लेकिन 10,000 हैं तो मैं एक जगह तो घूमने जा सकता हूँ, यही करूँगा ना मैं।
मतलब मैं 5 जगह घूमने जा नहीं सकता, एक जगह मैं जाऊँगा नहीं, तो फिर मैं कुछ कर ही नहीं रहा ना ज़िंदगी के अंदर। तो मैं क्या करूँगा इस जगह पर, मैं इस जगह पर चॉइसेस करूँगा कि मुझे किस जगह पर जाना चाहिए, चॉइस। और स्कार्सिटी की वजह से ही दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट हुई, दैट इज़ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब आप ये पैसे पता करोगे कि आपको कहाँ पर घूमने जाना है। आप वहाँ पर एनालिसिस करोगे जैसा हम लोग करते हैं कि अभी हमारे लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है। गर्मी बहुत पड़ रही है, तो राजस्थान और गोवा तो रहने ही देते हैं, वहाँ पर हमें ज़्यादा अच्छा कुछ देखने को नहीं मिले, गर्मी बहुत है, दिमाग और ज़्यादा खराब हो जाएगा। दार्जिलिंग जा सकते हैं, उत्तराखंड जा सकते हैं, हिमाचल जा सकते हैं। अब मान के चलो मैं अगर इस जगह पर होता, मैं कहता कि हिमाचल और उत्तराखंड तो मैं पहले घूम आ चुका हूँ, तो मैं दार्जिलिंग जाऊँगा। तो मैंने अपना कुछ डिसीजन लिए, हो सकता है आपका डिसीजन कुछ और हो, आप बोलो कि नहीं मुझे उदयपुर जाना हो, कि आप ये सारी जगह पर घूम आ चुके हो। सब अपनी लाइफ में चॉइसेस करेंगे और हम सबकी लाइफ में ऐसा होता भी है। ऑप्शन 5 होंगे, कर एक ही सकते हैं, तो हम चॉइस करते हैं कि कौन सा ऑप्शन करा जाए, समझे। तो जहां पर आप प्रॉब्लम ऑफ चॉइस में आ गए कि क्या बेस्ट ऑल्टरनेटिव हमारे लिए हो सकता है, क्या बेस्ट ऑप्शन इस टाइम पर हमारे लिए होगा, वही चीज होती है हमारी क्या, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स हमें यही बताती है। तो एक्चुअली स्कार्सिटी से क्रिएट क्या हुई, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्या हुई, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब वही प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि हमारी वांट्स तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज कम है, जिसकी वजह से हमें डिसाइड करना पड़ता है, डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है, चॉइस करनी पड़ती है कि हम कौन से ऑप्शन को चूज करें। और ये सब कहाँ पढ़ाया जाता है, इसका सॉल्यूशन हमें कहाँ मिलता है, इसका सॉल्यूशन हमें देता है इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर एक समझदार इंसान क्या काम करेगा, रेशनल कंज्यूमर क्या काम करेगा, यहाँ पर एक समझदार इंसान क्या काम करेगा, रेशनल इंसान क्या काम करेगा। इस जगह पर वो इंसान ये देखेगा कि भैया इन 5 जगह में से मैं कहाँ जाऊं जहां जाकर मुझे सबसे ज्यादा मजा आएगा, जहां जाकर मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे 10,000 रुपये खर्च करके मेरे को सबसे ज्यादा फायदा मिला, कि मैं कहाँ जाऊं जहां पर मैं 10,000 रुपये को सबसे बेस्ट मैनर में खर्चा कर कर आऊं, मैं कहाँ जाऊं कि अपने रिसोर्सेस को मैं बेस्ट मैनर में यूटिलाइज करूं, इस्तेमाल करूं, ये यहाँ पर बोला जाएगा। तो स्कार्सिटी क्या है, स्कार्सिटी, अब चलो अब थोड़ा आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो स्कार्सिटी क्या है, स्कार्सिटी इन इकोनॉमिक्स रेफर्स टू द कंडीशन, वो कंडीशन जहाँ पर रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड, यानी कि जो जरिया है अपनी इच्छाओं को पूरी करने का, वो जरिया तो बहुत कम है, लिमिटेड है, लेकिन हमारी वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है, हमारी इच्छाएं अनलिमिटेड है। सर हमारी इच्छा तो अनलिमिटेड नहीं है बेटा, अभी तुम्हें एक रियलिटी चेक देता हूँ, तुम्हारी इच्छा कैसे अनलिमिटेड नहीं है। 4th क्लास में तुमने अपने पापा से बोला होगा, 3rd या 4th 5th क्लास में, पापा साइकिल दिलवा दो, पापा प्लीज साइकिल दिलवा दो, पापा कसम से इसके बाद मैं कुछ नहीं मांगूंगा, पापा साइकिल दिलवा दो। पापा ने तुम्हें जैसे ही साइकिल दिलवाई होगी उसके थोड़े दिन बाद बोला होगा, पापा फोन दिलवा दो, पापा ऑनलाइन क्लासेस हैं, बताओ कैसे मैं करूंगा, पापा फोन दिलवा दो प्लीज, पापा इसके बाद मैं कसम से कुछ नहीं मांगूंगा। पापा ने फोन दिलवा दिया, फोन आ गया, फिर पापा स्कूटी दिलवा दो, पापा कसम से इसके बाद मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा, पापा प्लीज, पापा स्कूटी दिलवा दी। तो बेटा तुम्हारी इच्छाएं क्या हो गई हैं, बढ़ती जा रही है ना, एक वांट पूरी हुई अगली डिमांड, एक डिमांड पूरी हुई अगली डिमांड। अब क्या करा जाए, तो ये इंसान का नहीं, भाई हमने भी यही करा है, तुम भी यही कर रहे हो, आगे भी हम लोग यही करेंगे। 1 लाख कमा लिए जीवन में, तुम सोचो 1 लाख कमा लिया जिंदगी सेट है, कमा लिए, अब नहीं यार और चाहिए, और कमा लिए, ओहो 2 लाख कमाने, कमा लिए, नहीं यार और चाहिए। हर इंसान इसके पीछे भाग रहा है भाई, रिसोर्सेज के पीछे हर इंसान भाग रहा है। बट हम उन रिसोर्सेज को कैसे यूज करें कि उनसे हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके, ये हमें कौन बताता है, इकोनॉमिक्स बताता है। तो स्कार्सिटी का मतलब क्या हो गया, जो हमारी वांट्स हैं वो हमारी वांट्स हमेशा हमारे रिसोर्सेज से क्या रहेंगी, ज्यादा रहेंगी। आपके घर वाले भी आपको बहुत बार ना ऑप्शन देते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपके घर वालों ने बोला कि बेटा, जैसे मेरे घर वालों ने मेरे को एक बार ऑप्शन दिया था कि मेरे को ना, मेरे घर वालों ने बोला था 10,000 रुपये पड़े हैं, 10,000 रुपये में चाहे तो तू एक 10,000 रुपये वाला फ़ोन ले ले, है ना, क्लियरली बोला था, या तो तू फ़ोन ले ले, या तेरे को मैं एक काम करता हूँ, साइकिल दिलवा दो, मेरे पास साइकिल साइकिल भी ख़राब हो गई थी, बड़ी दिक्कत आती थी, साइकिल भी मैं तेरे को दिलवा दूंगा, पुरानी साइकिल बेच दी और तू जैसा जो करना है वो कर ले। 7-8 हज़ार की साइकिल में डिमांड कर रहा था उस टाइम पर, आई गेस 2014 में, 2014 में मैंने डिमांड करी थी 8,000 रुपये की साइकिल, जो आज के टाइम में कम से कम 20,000 रुपये की होगी, एकदम स्पोर्ट्स साइकिल थी।
और घर वालों ने बोला यार फ़ोन ले ले, तेरी मर्ज़ी है, 10,000 रुपए हैं। तो घर वालों ने भी मेरे को प्रॉब्लम ऑफ चॉइस दिया, तो मैंने घर वालों से ये बोला, मैंने कि ठीक है बेटा मिनट, कल आकर तुम्हें बताता हूँ मुझे क्या चाहिए। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, स्कार्सिटी है, क्लियर है भाई। 50 चीज़ें माँग रहा हूँ जाकर उनसे, घर वाले 50 चीज़ें तो दे नहीं सकते। तो यहाँ पर पहली बार लाइफ में समझ में आया प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। हम गए, मैंने कि यार क्या लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए। तो हमने फ़ोन के बेनिफिट देखे कि फ़ोन के ज़िंदगी में क्या बेनिफिट है। और पता है उस टाइम पर क्या हुआ था, स्कूल का टूर भी आ गया था। टूर में ले रहे थे 1200 रुपये, और हमें पता है 800 हज़ार रुपये ऊपर के खर्च होता है, 2000 रुपये का हमारा टूर बैठता। मैंने कि बता यार टूर भी आ गया, टूर भी इतने बढ़िया जगह जा रहा था, उस टाइम में वर्ल्ड्स ऑफ वंडर लेके जा रहे थे, वाओ, जो नोएडा सेक्टर 18 में। मैंने कहा यार ये तो हमें तो जाना है, मतलब जाना है टूर पे। मैं कह रहा मैं क्या करूँ अब, फ़ोन लूँ टूर पे जाऊँ, मतलब पापा तो बैंड बजा देंगे, वो एक ही चीज़ के लिए इतना मेरे को मुश्किल से माने, मैं तो 3-3 चीज़ की डिमांड रख दूँ। तो व्हाट आई डिड, दिमाग बेटा, मैंने 5,500 रुपये का फ़ोन लिया। फ़ोन ऐसा कि बस वो मेरी ज़रूरतें पूरी कर दे, व्हाट्सएप चल जाए, फेसबुक चल जाए, फ़ोटो मेरे को लेने का कभी शौक था नहीं, ना पहले ना अब है, तो वो कभी था ही नहीं। कैमरा अच्छा होना चाहिए, फ़ोन टिकाऊ होना चाहिए, कम से कम ज़िंदगी के अंदर 3 साल काट दे। मैंने 5,500 रुपये फ़ोन ले लिया, माइक्रोमैक्स आता था उस टाइम पर, 2012-13 के टाइम पर, बिल्कुल 5,500 का फ़ोन। साइकिल जो पुरानी वाली थी, उसी में मैंने 1,000 रुपये लगा के उसे एकदम फिट एंड फाइन करा दिया, नए टायर ट्यूब और ये वहाँ कराया, 6,500 रुपये। 2,000 रुपये करे मैंने टूर पे खर्च, 2,000 भी नहीं करे थे, 1,600 में कंजूसी करके 1,600 में ही आ गया था मैं टूर से वापस, और बाकी के पैसे सेविंग में लगा दिए। सिंपल। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि हमारे घर वाले में भी देते हैं भाई इतना है, तू देख ले तुझे घूमने जाना है, तू देख ले तुझे ये चाहिए, सिंपल सीधी बात है। जब आप हायर एजुकेशन करोगे ना तो एक मिडिल क्लास फैमिली में ये चीज़ बोली जाती है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मान के चलो एमबी हो रही है 20 लाख रुपए की, तो घर वाले बोलेंगे या तो भाई 20 लाख का तू हमसे धंधा खुलवा ले, हम तेरे 20 लाख रुपए तेरे धंधे में लगा देंगे, धंधा करता रहे, या 20 लाख तुझे एमबीए में लगा दे, फिर नौकरी करता रही हो, तो जैसा मन करे तू वैसा कर ले, या 20 लाख की एफडी करा दे और तुझे अपने मन से पढ़ाई करनी तो पढ़ाई कर ले। अगर मैं उनकी जगह होता मैं कहता पापा 20 लाख रुपए दो, 20 लाख में से मैं 5 लाख की करा देता एफडी, 5 लाख 10 लाख लगाया था म्यूचुअल फंड में, और 5 लाख लगाता शेयर्स में। मतलब म्यूचुअल फंड से होता है, म्यूचुअल फंड में मुझे मैनेज नहीं करना पड़ता, 5 लाख रुपए मैं खुद मैनेज करता, और एमबीए के लिए मैं लोन ले लेता, क्योंकि वो लोन बहुत कम ब्याज पे मिल जाता है, और बाद में जब कमाता जॉब वॉब लग जाती है चुकाता रहता, मैं तो ये करता। तो हम सॉल्यूशंस निकालते हैं कि व्हाट इज द बेस्ट सॉल्यूशन, कि जहाँ पर मैं रिसोर्सेज का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकूँ, वही ये सब्जेक्ट हमें सिखाता है। वही अब आई ना नेक्स्ट इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो स्कार्सिटी से आई इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि क्या चॉइस करें, इन्वॉल्विंग सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स, हमें अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करना है, इतनी सारी वांट्स को सेटिस्फाई करना है, आउट ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज, हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, और जिनके भी ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। सिंपल सीधी बात है भाई, पहली बात तो मेरे पास पैसा कम है, दूसरी चीज, यार पहली चीज तो पैसा कम है, पैसा ही पूरा नहीं है, पैसा ही कम है, दूसरी बात उस पैसे को खर्चा भी तो अलग अलग जगह पे करना होगा। पहली बात तो भगवान ने 10,000 रुपये ही दिए, है ना। उसके बाद भगवान ने बोला कि तू टूर पे भी जा सकता है, तू साइकिल भी ले सकता है, तू फोन भी ले सकता है, भगवान ने अलग अलग ऑप्शंस मेरे को देना स्टार्ट कर दिए। क्या करेगा इंसान ऐसी जगह पर, सोच के देखो। तो हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम है, और समझदार इंसान यहाँ पर यही सोचेगा कि इस रिसोर्सेज से मैं कितना ज़्यादा बेनिफिट ले सकता हूँ। तो पहला क्या है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज क्या है, स्कार्स हैं, रिसोर्सेज क्या है, स्कार्स हैं, ठीक है। दूसरा रीजन क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम का, कि हमारी ह्यूमन वांट्स क्या अनलिमिटेड है, कि हम कभी रुकते ही नहीं हैं, अपनी हमारी इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं होती, एक पूरी होगी दूसरी आ जाएगी। पापा ने फोन दिलवा दिया, पापा स्कूटी, पापा ने स्कूटी दिलवा दी, पापा गाड़ी, पापा ने गाड़ी दिलवा दी, पापा बहू, कुछ भी, इच्छाएं खत्म नहीं होंगी। फिर ऑल्टरनेटिव यूसेज, और जो रिसोर्सेज हैं भी वो हमें एक जगह पे थोड़ा ना यूटिलाइज करने। अब जैसे पेट्रोल है, क्रूड ऑयल आप मान के चलो, पहली बात तो क्रूड ऑयल ही हमारे पास अनलिमिटेड है, दूसरी बात लिमिटेड है भाई, इतनी मात्रा में नहीं है कि हम सबकी डिमांड पूरी कर सके तो पेट्रोल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। दूसरी बात, पेट्रोल एक जगह पर थोड़ी ना इस्तेमाल होता, एविएशन में भी होता है, इंडस्ट्रीज के अंदर भी होता है, डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन में भी होता है, कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन में भी होता है। सरकार हमेशा ये नहीं सोचती होगी किस जगह पर कितना पेट्रोल को स्पेंड करें। सिंपल सी, एविएशन में ज़्यादा खर्चा करें या इंडस्ट्री में करें, इंडस्ट्री में करें या व्हीकल्स पे करें, तभी तो सरकार बोलती है कि गाड़ियों को तो चलाओ बिजली से, ताकि वहां से पेट्रोल बचे, और एविएशन के ऊपर ध्यान दो कि ज़्यादा हवाई जहाज उड़ेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन तेज होगा। जिस देश में
जिस देश में बेटा ट्रेवलिंग टाइम कम हो जाए ना, उस देश की इकोनॉमी दौड़ेगी, दौड़ेगी। तभी तो जो देश आज के टाइम में डेवलप्ड है ना, उसके सबसे बड़ा पीछे एक रीज़न है उसके रोड नेटवर्क, उसकी कनेक्टिविटी। जितनी जिस देश की कनेक्टिविटी बेटर होगी, वो देश डेवलपमेंट की ओर उतना आगे जाएगा। और ये आप देख भी पा रहे हो कि आज के टाइम पे जो एक्सप्रेसवेज हैं, रोड्स हैं, वो बहुत तेजी से उन पे ऊपर काम चल रहा है। अब आता है यहाँ से इकोनॉमिक्स। क्या है इकोनॉमिक्स? तो इकोनॉमिक्स हमें यही बताता है इन विच, ये एक वो सोशल साइंस है, वो सोसाइटी का साइंस है जो कि हमें बताता है हाउ सोसाइटी मेक चॉइसेस। कि जब सोसाइटी के आगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है, जब सोसाइटी के आगे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती है, तो सोसाइटी वहां पे किस तरीके से चॉइस करती है, किस तरीके से ऑप्शन सेलेक्ट करती है, अबाउट किस तरीके से अपनी वो स्कार्स रिसोर्सेज को, लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करेंगे अपनी अनलिमिटेड वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। ये मैंने इकोनॉमिक्स से ही तो डिसीजन लिया था, मैंने इकोनॉमिक्स ही तो अपनी लाइफ में लगाई थी कि 10,000 रुपए हैं, उससे मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगा कि मैं फोन भी ले लूं, साइकिल का भी काम चल जाए, घूमने भी चला जाऊं। अगर मैं वहां बेवकूफ होता तो मैं 10,000 रुपए का फोन ले चुका होता या 10,000 की साइकिल ले चुका होता, जो कि मेरी लाइफ में 2-4 दिन के लिए तो डिफरेंस लेकर आती, बट मैं उन चीज़ों को लंबे समय तक नहीं याद रख पाता। अब मुझे वो चीज़ याद है, वो टूर इतना मेमोरेबल था, वो साइकिल अभी भी मेरे पास है, वो फोन मैंने 4 साल चलाया था। सब चीज़ें तो हैं, मेमोरीज हैं तो सही, मैंने उतने ही पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन गेन करा। दिस इज़ व्हाट इकोनॉमिक्स इज, दिस इज़ व्हाट इकोनॉमिक्स की जनता किस तरीके से डिसीजन लेती है, और वो डिसीजन, वो चॉइसेस किस तरीके से प्रोडक्शन और कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में क्या करते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ये डिसाइड करा कि मैं साइकिल को ठीक कराऊंगा, मैंने ये डिसाइड करा कि मैं फ़ोन लूंगा, और मैंने डिसाइड करा मैं टूर पे जाऊंगा, मैंने 3 चीज़ें डिसाइड करी और वो 3 चीज़ें मैंने करी, तो उससे सोसाइटी, उससे ओवरऑल इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? माइक्रोमैक्स का एक फ़ोन एक्स्ट्रा बिका, प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट पड़ा, उसका एक फ़ोन एक्स्ट्रा बिका, है ना। एक साइकिल कम बिकी, जो मैं नहीं खरीदता वो कम बिकी, लेकिन टायर बिके नए, है ना। रिपेयर जो साइकिल वाले की शॉप थी, उसका प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ क्योंकि वहीं तो जाके मैंने ठीक कराया, है ना। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? वाओ की वर्ल्ड्स ऑफ वंडर की एक टिकट एक्स्ट्रा बिकी। तो ऐसे ही सोसाइटी जब डिसीजन लेती है तो उससे प्रोडक्शन और कंजम्पशन पे इम्पैक्ट पड़ता है। क्लियर है? तो यही हमें इकोनॉमिक्स बताता है, और इसी वजह से हम इकोनॉमिक्स में डिमांड पढ़ते हैं, सप्लाई पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? कि स्कार सिटी, कोई सिचुएशन आई स्कार सिटी की, कोविड आया, स्कार सिटी आई एकदम से, लोगों के पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो लोग उस समय पर वो पैसा कहां पर खर्चा करेंगे, ये कोविड ने हमें सिखाया। सिखाया कोविड ने। लोगों ने कपड़े खरीदना बंद कर दिए थे, लोगों ने घूमना फिरना बंद कर दिया था, लोगों ने लग्जरी आइटम खरीदना बंद कर दिए थे, लोग पैसा बचा रहे थे सिर्फ और सिर्फ कि भैया दाल चावल खा के पेट भर जाए, यानी कि नेसेसिटी गुड्स। दूसरा मेडिकेयर गुड्स, कि भाई कल को बीमार पड़े तो मरे ना। लोगों की यही 2 प्रायोरिटी थी। अभी तो हम घूमने जा रहे हैं, वहां पैसा लग गया, दोस्तों से पार्टी कर रहे हैं, वहां पैसा लग गया। तब ये चीजें नहीं थी, तब जितना भी पैसा था वो 2 जगह पे ही खर्च हो रहा था। इसी वजह से तो जब डिमांड इंक्रीज हुई थी, सब धंधे चौपट हो गए थे कोविड के अंदर, लेकिन बेटा हेल्थ केयर का धंधा चल रहा था, क्योंकि वो लोगों की प्रायोरिटी है। एजुकेशन सेक्टर में भी कुछ मैं आई एम नॉट टेलिंग कि 100%, बट मैंने देखा था कि 20 से 30% फीस कम कर दी गई थी स्कूल्स की। स्कूल्स वालों ने भी कॉपरेट करा था क्योंकि रिसोर्सेज वर लिमिटेड। समझे? फिर आता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ये मैं ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं बोलूंगा, एक तरीके से इकोनॉमिक स्टेटमेंट होते हैं कि पॉजिटिव स्टेटमेंट है या नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है। इनकी अपनी अपनी कुछ क्वालिटी होती है, और वो क्वालिटी हम लोग अभी देखते हैं। जैसे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। देखो, इंसान, लोग इस दुनिया में ना 2 तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं ज्ञान देने वाले और एक होते हैं सच्चाई दिखाने वाले। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक सच्चाई दिखाता है और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक ज्ञान देता है ना। तो तुम्हारी जिंदगी में अगर कोई ऐसा इंसान है जो तुम्हें बताएगा कि तुम कितने पानी में हो, कि तुम्हें ज्ञान नहीं देगा, तुम्हें सही गलत नहीं बता कर जाएगा, वो तुम्हें बताएगा तुम किस जगह पर खड़े हो, बस इतना तुम्हें बोल के चले जाएगा, सिंपल। जैसे
मैं अगर तुमसे बोलूं बेटा तुम ना निकल गए हो हाथ से, तुम बिगड़ चुके हो, तुम ना गलत रास्ते पे चल रहे हो। अभी मैंने तुम्हें एक जिंदगी की सच्चाई दिखाई, तुम्हें ज्ञान कुछ देके नहीं गया, सच्चाई दिखा कर गया। जहां तुम हो तुम्हारे मुंह पे सच बोल गया कि तुम ना एक नंबर के वाहियात इंसान हो या तुम एक नंबर के बेहतरीन इंसान हो, सच बोलकर चला गया मुंह पर। तुम्हें ज्ञान नहीं देकर गया कि इसे ठीक कैसे करो या इसे ऐसे ही कंटिन्यू कैसे करना है, वो नहीं। तो जहां पर सच बोला जाए कि जो चीजें हैं उन्हें वैसा ही दिखाया जाए, वैसा ही उनको बोला जाए, वो बताता है हमें पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। तो मान के चलो अब इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम है, जैसे फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन की, महंगाई की प्रॉब्लम है, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बोलेगा कि इकोनॉमी में महंगाई बढ़ रही है। तो उसने बस हमें ये बताया महंगाई बढ़ रही है, कंट्रोल कैसे करा जाए वो नहीं बताया, ज्ञान नहीं देकर गया, हमें बस बताकर चला गया महंगाई बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, ज्ञान नहीं देखा गया, बस बताकर चला गया। लेकिन जहां पर ज्ञान दिया जाए कि अनएम्प्लॉयमेंट को कम कैसे करा जाए, महंगाई को कम कैसे करा जाए, कैसे ज्ञान मिलना, एडवाइस, ओपिनियन, वहां पर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स आएगा। सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, सिगरेट जान के लिए हानिकारक है, यहाँ पर कोई ज्ञान नहीं है, ये सच्चाई है। तो अगर मैं ये बात बोल रहा हूं तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट, मतलब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का स्टेटमेंट है। मैं बोलूंगा कि अगर सिगरेट को कम कैसे करा जाए, सिगरेट को कम कैसे करा जाए, मतलब क्विट कैसे करा जाए, अगर मैं किस पे ज्ञान दूंगा, ओपिनियन दूंगा, एडवाइस दूंगा, तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर आएगा। तो पॉजिटिव प्रॉब्लम इकोनॉमी डील करता है, व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, की इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, और अगर उन्हें सॉल्व करा गया तो उन्हें किस तरीके से सॉल्व करा गया, यानी कि बस फैक्ट बता रहा है। क्या बता रहा है? फैक्ट बता रहा है, सच्चाई बता रहा है कि कोई चीज है तो बस उसको बता देगा भैया ये चीज है, प्रॉब्लम है, हाँ है, कैसे सॉल्व होगी नहीं नहीं वो नॉर्मेटिव देखेगा। मैंने बस बता दिया प्रॉब्लम है और ये है, अच्छा सॉल्व कर दी गई है, हाँ सॉल्व कर दी गई है, कैसे करी गई, ऐसे सॉल्व करी गई, यानी कि जो चीज हो चुकी है वो चीज की सच्चाई आकर बता देगा, कैसे करी जाएगी, फ्यूचर में क्या क्या स्टेप लिया जाएगा वो चीज नहीं बताएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे दिल्ली के अंदर 3 कूड़े के पहाड़ हैं, हैं हो भी सकते हैं, बस मैंने इतना बोला दिल्ली के अंदर 3 कूड़े के पहाड़ हैं, पॉजिटिव है। उनको हटाया कैसे जाएगा हमें नहीं पता, वो नॉर्मेटिव बताएगा। सिंपल सीधी बात है। तो अकॉर्डिंग टू द रॉबिन्स, रॉबिन्स ये बोलते हैं, जो इकोनॉमिस्ट थे रॉबिन्स, उन्होंने बोला इकोनॉमिक्स सही या गलत के ऊपर बात नहीं करता, मोरल या एथिकल क्वेश्चंस के ऊपर इकोनॉमिक्स बात नहीं करेगा कि ये सही है या गलत है, इसको सुधारा कैसे जाए, या ये प्रॉब्लम क्रिएट ही क्यों, नहीं। इकोनॉमिक्स हमेशा चीजों को एनालाइज करेगा जैसी वो है, एज दे आर, और कोई राइट नहीं है उसके बाद जजमेंट देने का, कि इकोनॉमिक्स कभी भी कोई जजमेंट नहीं देगा। जैसी प्रॉब्लम है इकोनॉमिक्स उस प्रॉब्लम को वैसे दिखा देगा, साथ में ज्ञान नहीं देगा, ओपिनियन नहीं देगा, जजमेंट नहीं देगा कि ये सही है या गलत है, सही गलत के ऊपर ध्यान नहीं देगा। इकोनॉमिक्स ये बताएगा सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो सिगरेट पीना जान के लिए हानिकारक है, ये बता देगा, सच्चाई बता दी। तो पीनी चाहिए नहीं पीनी चाहिए ये नहीं बताएगा, रॉबिन्स ने बोला ऐसा। ये कोई वैल्यू जजमेंट पास नहीं करता, ये सही गलत के बारे में नहीं बताता। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो एक्चुअल डेटा, बिकॉज ये फैक्ट है कि अगर दिल्ली के अंदर मैंने बोला 3 पहाड़ हैं कूड़े के, तो आप उन्हें जाकर वेरीफाई कर सकते हो कि है या फिर नहीं है, आप जाकर चेक कर सकते हो, आप इंटरनेट से देख सकते हो, तो आप इन फैक्ट्स को वेरीफाई कर सकते हो। देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है, आप इन फैक्ट्स को वेरीफाई कर सकते हो। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, जाकर इन्हें वेरीफाई कर सकते हो इंटरनेट से, जाकर खुद से। तो यहाँ पर बोला फॉर एग्जांपल में प्राइसेस इन इकोनॉमीज कॉन्स्टेंटली राइजिंग, लगातार बढ़ रहे हैं, या इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम है इन आर इकोनॉमी, ये भी यहाँ पर बोला गया, तो एग्जांपल है। वहीं पर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बोलेगा व्हाट आउट टू बी, व्हाट आउट टू बी मतलब क्या होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए मतलब सॉल्यूशन की बात कर रहा है ना, व्हाट शुड बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम, एक पॉजिटिव बताएगा, व्हाट शुड बी द प्रॉब्लम, व्हाट शुड बी द सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बताएगा। एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, और किस तरीके से वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व करी जाएगी, वो नॉर्मेटिव बताएगा। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स सही या गलत के बारे में बताता है कि इंजूरियस सिगरेट मत पियो, गलत है, ये नॉर्मेटिव बोलेगा। ये सजेस्टिव इन नेचर होता है, सजेशन देता है ना। तो जैसे अगर प्राइस बढ़ रहे हैं तो इंडिया को शुड टेक स्टेप्स, इंडिया को स्टेप्स लेने चाहिए, तो ये सजेशन दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, ओपिनियन दे रहा है, जजमेंट दे रहा है ताकि बढ़ते हुए प्राइसेस को कम करो। तो शुड चाहिए, चाहिए, ठीक है।
इनकम इनइक्वालिटीज शुड बी रिड्यूस, कम करनी चाहिए। समझे? क्या दे रहा है हमें? ये हमें एडवाइस दे रहा है, जजमेंट्स दे रहा है, ठीक है। अगर पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स पे देखें तो मीनिंग आपको पता है, ये बताता है व्हाट इज एंड हाउ इज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व। वहीं पर नॉर्मेटिव बताता है व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए और कैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व करी जाएंगी या सॉल्व करी जानी चाहिए। वेरिफिकेशन पॉजिटिव वेरीफाई हो सकता है बिकॉज यहाँ पर हम सच्चाई बताते हैं। तो अगर मैंने बोला दिल्ली के अंदर 3 पहाड़ है या स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ है, आप इसे चेक कर सकते हो, लेकिन ये सही है गलत है आप इसको चेक नहीं कर सकते। आप किसी का जजमेंट, किसी का ओपिनियन, किसी का यू नो सही है गलत को आप चेक नहीं कर सकते। पर्पस क्या होता है इसका? ये सीधा सीधा बता, रियल डिस्क्रिप्शन बताता है, जो चीज़ जैसी है वैसी बताएगा। ये डिटरमाइन करता है आइडियल्स, कैसा होना चाहिए। ये सपनों की दुनिया में जीता है। सजेस्टिव क्या है? ये सजेस्टिव इन नेचर नहीं है, क्योंकि ये तो सच्चाई बताता है, ये सजेस्टिव इन नेचर है। वैल्यू जजमेंट, ये वैल्यू जजमेंट पास नहीं करता, ये सही गलत नहीं बताता, लेकिन ये सही गलत बताता है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम इसमें? नहीं। अब एक छोटी सी एक्सरसाइज है, 8 है, इसमें से कर लेते हैं। पीपल शुड सेव मोर फॉर देयर फ्यूचर। यहाँ पर तो एडवाइस दी जा रही है ना, ओपिनियन दिया जा रहा है, वैल्यू जजमेंट दिया जा रहा है, तो नॉर्मेटिव है। इन इंडिया पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग एट एन अलार्मिंग रेट। यहाँ पर एक फैक्ट दिया गया कि पॉल्यूशन इंडिया में बढ़ता जा रहा है। अब सही है गलत है, रोका कैसे जाएगा, इस चीज़ के बारे में बात नहीं हो रही, बस ये बोला गया पॉल्यूशन बढ़ रहा है। इसको हम जाकर चेक भी कर सकते हैं, तो डेफिनेटली इट इज़ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। द गवर्नमेंट शुड इम्पोज हैवी टैक्सेशन ऑन रिच पीपल। अमीरों पर ज़्यादा टैक्सेशन लगाने चाहिए, ओपिनियन, एडवाइस, नॉर्मेटिव। स्मोकिंग शुड बी डिस्करेज, शुड बी बंद कर देनी चाहिए, नॉर्मेटिव। इन इंडिया टैक्स रेट स्लैब्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन इनकम। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है टैक्स रेट भी बढ़ते चले जाते हैं। ये एक फैक्ट बता रहा है जो हम जाकर चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे सही गलत या ठीक कैसे करा जाए उसके बारे में कोई बात नहीं करी, देयरफॉर इट इज पॉजिटिव। हायर इंटरेस्ट रेट इंड्यूस पीपल टू सेव मोर आउट ऑफ देयर इनकम। और जितना इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा उतना लोग अट्रैक्ट होंगे सेव करने के लिए। ये बात यहाँ पर बोली गई। यहाँ कोई ओपिनियन नहीं दिया गया, यहाँ पर कोई भी ओपिनियन नहीं दिया गया, एक बात बोली गई जिसे हम जाके वेरीफाई कर सकते हैं सही गलत या कैसे होगा, वो चीज़ नहीं बोली गई। ऐसा है जैसा है वैसा बोला गया। हाई टैक्सेस ऑन सिगरेट डिस्करेज स्मोकिंग। अगर हम सिगरेट पे ज़्यादा टैक्सेस लगा दें तो लोग स्मोकिंग कम कर देंगे, एक फैक्ट दिया गया, ऑफ कोर्स पॉजिटिव है। यहाँ पे कोई ओपिनियन नहीं दिया गया, ठीक है, फैक्ट दिया गया। गवर्नमेंट शुड, अब गवर्नमेंट शुड पुट मोर एफर्ट्स टू रिड्यूस पॉल्यूशन। गवर्नमेंट को पॉल्यूशन कम करने के लिए ज्यादा ट्राई करना चाहिए, शुड। तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर क्या हो गया? नॉर्मेटिव हो गया। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? इजी है। अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो जिस जिस स्टेटमेंट में आपको शुड दिखाई दे रहा है वहां आपका क्या है? वो नॉर्मेटिव है, ठीक है। चलो, कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई प्रॉब्लम इसमें? नहीं, सब समझ में आ गया होगा। चलो, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर मैं बात करूं, माइक्रो सुन के ही पता लग रहा है छोटा और मैक्रो सुन के ही पता लग रहा है बड़ा। यानी कि माइक्रो जो डील करेगा वो इंडिविजुअल यूनिट के साथ डील करता है और मैक्रो जो डील करेगा वो एक ओवरऑल कंडीशन के साथ डील करेगा। जैसे एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं, मान के चलो, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि ये एक इकोनॉमी है। अब इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे इंडिविजुअल यूनिट्स, इंडिविजुअल फर्म्स, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, बहुत सारे इंडिविजुअल लोग होंगे, अकेले एक सिंगल लोग होंगे। सर माइक्रो जो डील करेगा ना, माइक्रो वो एक इंडिविजुअल यूनिट के साथ डील करेगा, एक इंडिविजुअल यूनिट के साथ डील करेगा। वहीं पे मैक्रो सबके साथ डील करेगा। एक एग्जांपल मैं लेना चाहता हूँ, मान के चलो अगर हम कार इंडस्ट्री का एग्जांपल ले, तो अगर मैं पूरी कार इंडस्ट्री को देखता हूं, मैं एग्रीगेट देखता हूं, मैं ओवरऑल देख रहा हूं, तो इन दैट केस वो क्या जाएगा? वो मैक्रो की न्यूज़ हो गई। लेकिन वहीं पर मैं कार इंडस्ट्री के अंदर टाटा मोटर्स को सिर्फ और सिर्फ देख रहा हूँ, मैं किया मोटर्स को सिर्फ और सिर्फ देख रहा हूँ, तो ये क्या हो गया? ये माइक्रो का एग्जांपल हो गया। तो माइक्रो में हम लोग इंडिविजुअल यूनिट को लेकर चलते हैं, सिंगल यूनिट को लेकर चलते हैं। एक इंडिविजुअल कस्टमर का बिहेवियर कैसे चेंज होगा, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर का बिहेवियर कैसे चेंज होगा, ये सब हम लोग माइक्रो में पढ़ेंगे। मैक्रो जब आप क्लास 12th में पढ़ोगे तो वहां पर पढ़ा जाएगा इंडिया की नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करनी है। सर इंडिया की एग्रीगेट डिमांड पढ़ेंगे कि
एग्रीगेट यानी कि ओवरऑल कितना डिमांड इंडिया क्रिएट करता है, एग्रीगेट सप्लाई के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो ये सारे टॉपिक हम लोग देखेंगे। चलिए आ जाइए। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मीनिंग देखें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स दैट पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक थ्योरी का वो पार्ट जो कि बिहेवियर बताता है ऑफ द इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी के इंडिविजुअल यूनिट का, कि गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी निकाली, अगर उसका इम्पैक्ट टाटा मोटर्स पे क्या पड़ेगा वो माइक्रो इकोनॉमिक्स बताएगा, उसका इम्पैक्ट ओवरऑल इंडिया के ऊपर क्या पड़ेगा वो मैक्रो इकोनॉमिक्स बताएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स दैट पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ द एग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, जो इकोनॉमी का पूरा कलेक्ट करके जो चीजें बताती है। क्लियर है? टूल्स की बात करें, इसके जो टूल्स होते हैं वो होते हैं डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड तो आप नेक्स्ट यूनिट में ही पढ़ोगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अगला चैप्टर है, उसके बाद डिमांड ही है चैप्टर। और यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट का मतलब होता है समेशन, सबको इकट्ठा कर दिया जाए, दैट इज कॉल्ड द एग्रीगेट। तो जब सबकी डिमांड को कलेक्ट कर दिया जाएगा, सबकी डिमांड को ऐड कर दिया जाएगा, तो वो हमारा बनाएगा एग्रीगेट डिमांड। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी निकालना, कि हम कोई कमोडिटी मार्केट में लेकर जा रहे हैं तो व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी इनटू द मार्केट। ये होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन हमारे पास ऑब्जेक्टिव। क्या सर हम प्राइस निकालना सीखेंगे भी? हाँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर जो है आपका प्राइस डिटर्मिनेशन, उसमें आप सीखोगे भी कि प्राइस किस तरीके से कैलकुलेट करा जाता है। वहीं पर मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या है? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट फाइंड आउट करने का, कि इकोनॉमी के अंदर पूरी ओवरऑल इंडिया के अंदर कब इनकम बढ़ेगी, कब इनकम कम होगी, कब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, कब एम्प्लॉयमेंट कम होगा, ये सारी चीजें फाइंड आउट करने का। माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, ये लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, मतलब इसके अंदर समेशन बहुत कम होता है। जैसा भी मैंने बोला टाटा मोटर्स, या टाटा मोटर्स के साथ हम किया मोटर्स भी ले लेंगे, दो को साथ मिला लिया, बहुत लिमिटेड डिग्री तक ही हम चीज़ों को प्लस करेंगे, अदरवाइज हम सिंगल यूनिट तक ही रखेंगे। लेकिन मैक्रो क्या बोल रहा है? मैक्रो आपको बोल रहा है भैया एग्रीगेशन करना है हाईएस्ट डिग्री तक, यानी कि वॉट एवर यूनिट्स यू आर हैविंग सबको प्लस कर दो। 100 कंज्यूमर है, 100 कंज्यूमर की डिमांड को प्लस कर दो। वहीं पर माइक्रो बोलेगा 1 या 2 कंज्यूमर की डिमांड को हम लोग देखेंगे, सबको नहीं देखेंगे। ठीक है? इसका अदर नेम क्या है? क्योंकि यहाँ पे प्राइस डिटर्मिनेशन होता है तो प्राइस थ्योरी इसको बोलते हैं। इसका अदर नेम यहाँ पे इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट हम लोग डिटरमाइन करते हैं, तो इसको हम लोग इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी बोलते हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल्स इसमें इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट की, कि अकेला इंसान कितना कमा रहा है, कि अकेला इंसान कितना प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ पर नेशनल इनकम पूरे देश की इनकम, नेशनल आउटपुट पूरा देश में कितना प्रोडक्शन हुआ, वो चीज डिस्कस करी जाती है। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, देखो। जैसे प्रोडक्शन ऑफ ए शुगर मिल सिंगल है, तो क्या होगा बच्चों यहाँ पर? माइक्रो। इन्फ्लेशन रेट तो बेटा पूरे इंडिया के लिए होता है ना, होल इंडिया के लिए होता है ना। अगर मैं बात करूं कि इंडिया में महंगाई का दर बढ़ रहा है तो पूरे इंडिया के लिए है ना, मैक्रो लेवल पर है। कार इंडस्ट्री अगेन मैंने बोला क्या है? मैक्रो है। सप्लाई ऑफ मनी, ये भी मैक्रो है, कि इकोनॉमी के अंदर कितने पैसे छापकर बांट दिए गए। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज माइक्रो, ये हर घर की कहानी होती है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, बिकॉज वी हैव टू एलोकेट आवर रिसोर्सेज इन सच अ मैनर कि हम उससे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सके। इसे बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। ये रहा। ठीक है? हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, एक घर का खर्चा, माइक्रो, हमारे घर में कितना खर्चा हो रहा है, सिंगल यूनिट का होगा। फॉरेन एक्सचेंज रेट, यानी कि डॉलर का क्या प्राइस चल रहा है, येन का क्या प्राइस चल रहा है, ठीक है, यूरो का क्या प्राइस चल रहा है, ये क्या है? ये पूरे इंडिया के लिए होता है, यानी कि मैक्रो हो गया। क्या हो गया? मैक्रो हो गया। मार्केट डिमांड फॉर द एप्पल्स, अब मार्केट डिमांड फॉर द एप्पल्स, बात समझो, मार्केट डिमांड। सो यहाँ पर मार्केट डिमांड देखकर आप ये मत बोल देना कि मैक्रो है, नहीं, इट इज स्टिल मार्केट। एप्पल का देखो, मान के चलो अब यहाँ पर एप्पल के लिए मार्केट में कितनी डिमांड है, तो स्टिल ही सारे लोगों को कवर तो नहीं कर रहा ना, इस तरह से ये भी क्या है? माइक्रो ही है। क्या है ये? माइक्रो है। चलो नेक्स्ट देखते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। क्या आप समझते हो कि यूएसए अगर एक डेवलप्ड नेशन है, या जापान एक डेवलप्ड नेशन है, या यूरोप एक डेवलप्ड नेशन है, तो उनके आगे कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम होंगी ही नहीं। मैंने आपको क्लियरली ये चीज बोला था कि स्कार्सिटी जो हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, स्कार्सिटी हर इंसान की लाइफ में होगा, हर इकोनॉमी की लाइफ में होगा, हर देश स्कार्सिटी से जूझ रहा है। स्कार्सिटी की वजह से हमारे आगे 3 प्रॉब्लम खड़ी होती हैं, जिनको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी के आगे नहीं, हर इकोनॉमी के आगे 3 प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं।
तो जो हमारे मान के चलो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, वो हमेशा होंगे, जो इकोनॉमिस्ट होंगे वो हमेशा ये सोचते होंगे इंडिया को क्या चीज बनाने पे फोकस करना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, किसके लिए बनाना चाहिए, ये बहुत मैटर करता है। तो 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। अगर इसको मैं एक क्या बोलते हैं इंडिविजुअल लेवल पर देखूं, तो अगर मैं आज बिजनेस करने जा रहा हूं और सबसे पहले तो मैं यही डिसाइड करूंगा ना भैया मुझे बिजनेस किस चीज का करना है, मैं कौन सा प्रोडक्ट बनाऊंगा, कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करूंगा, यही डिसाइड करूंगा ना। उसके बाद चलो मैंने मान लिया कि मैं शूज बनाऊंगा, तो शूज मैं कैसे बनाऊंगा, मशीन्स के थ्रू बनाऊंगा या लेबर के थ्रू बनाऊंगा, ये भी डिसाइड करना पड़ेगा। फिर तीसरा काम क्या है, तीसरा काम है किसके लिए बनाऊं, किसके लिए बनाऊं, बड़ों के लिए बनाऊं, बच्चों के लिए बनाऊं, यूथ के लिए बनाऊं, किसके लिए बनाऊं। सर सबके लिए बना लो, बेटा सबके लिए नहीं हो सकता, बिकॉज अगर मेरे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो मैं सारी चीजें तो नहीं बना सकता ना, कोई एक ही चीज मेरे को डिसाइड करनी पड़ेगी। रिसोर्स की वजह से ही मुझे डिसाइड करना पड़ेगा क्या मैं मशीन का हेल्प लूं या मैं लेबर की हेल्प लूं। पैसा बहुत ज्यादा है मशीन की हेल्प ले लो, पैसा कम है तो लेबर की हेल्प ले लो, सिंपल सीधी बात है। अगर अब सबके लिए बनाऊं, अगर सबके लिए बनाऊंगा अगेन मेरी बहुत रिसोर्सेज जाएगी, बिकॉज रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो मुझे डिसाइड करना पड़ेगा बड़ों के लिए बनाऊं, बच्चों के लिए बनाऊं या यूथ के लिए बनाऊं। आप कभी भी देखोगे कोई अगर मार्केट में नई कंपनी लॉन्च हो रही है तो वो एक एक स्पेसिफिक सेक्टर के अंदर आती है, स्पेसिफिक सेक्टर के अंदर वो कंपनी आती है कि पहले वहां का मार्केट पकड़ते हैं, फिर इधर उधर जाना हम लोग स्टार्ट करेंगे, बात है ही समझ में। तो छोटा मार्केट से स्टार्ट करा जाता है, तो वही है। तो यही प्रॉब्लम इकोनॉमी के आ गए हैं, जो हमारे बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट होते हैं हमारे देश के, वो यही चीज सोचते हैं कि हमारे देश को क्या चीज बनाने पर इस समय फोकस करना चाहिए। व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, सबसे पहले ये बोला जाता है कि क्या बनाना है, पहली प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम कैसे बनाना है। अगर इंडिया के हिसाब से सोचो तो इंडिया के अंदर क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इंडिया एक लेबर सरप्लस इकोनॉमी है, तो लेबर सरप्लस इकोनॉमी में क्या हमें मशीनरी का यूज करना चाहिए। इंडिया के पास पैसा कम है और लेबर बहुत ज्यादा है, तो इस केस में मशीनरी का इस्तेमाल करें या ज्यादा लेबर का इस्तेमाल करें, डेफिनेटली लेबर का एग्जाम्पल इस्तेमाल करें। एक नितिन गडकरी जी ने बोला भी था, उनसे पूछा था कि ड्राइवरलेस गाड़ियां आ रही है, तो उन्होंने बोला था कि इंडिया क्योंकि एक लेबर सरप्लस इकोनॉमी है, यहाँ पर ड्राइवरलेस गाड़ियां ना आए तो अच्छा है, और सरकार कोशिश करेगी कि ड्राइवरलेस गाड़ी को ना लाया जाए। सिंपल सीधी बात है, क्यों, क्योंकि ड्राइवरलेस गाड़ी आ गई तो इतनी सारी जो ओला उबर चल रही है, इतने सारे लोगों को जो काम मिल रहा है वो मिलना बंद हो जाएगा, है ना, वही अगेन फिर उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ेगा। एंड थर्ड होता है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, बना भी रहे हैं तो किसके लिए बनाए, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाए, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। क्लियर है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। आओ एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस हमें बताएगा द प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, की क्या बनाना है पहले उसको सेलेक्ट करो, और कितनी क्वांटिटी बनानी है ये भी व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर आता है। तो मान के चलो मेरे पास 10, मैं 50 चीजें प्रोड्यूस करना चाहता हूं, बट मुझे पता है बिकॉज आई हैव लिमिटेड रिसोर्सेज तो मैं 50 चीजें प्रोड्यूस नहीं कर सकता, मुझे कोई एक या दो चीज ही प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। तो मान के चलो मैंने डिसाइड करा कि मुझे शूज प्रोड्यूस करने हैं, और शूज भी मैं एक लिमिटेड क्वांटिटी तक ही प्रोड्यूस कर सकता हूं, तो मैंने बोला मैं शूज प्रोड्यूस करूंगा और मैं 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करूंगा। तो पहले मैंने सिलेक्शन करा कि मैं शूज प्रोड्यूस करूंगा, और वो शूज मैं 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करूंगा। कितने प्रोड्यूस करूंगा, 10,000 यूनिट्स। तो मैंने जो डिसाइड करा क्या बनाना है, कितना बनाना है, वो सब किस इकोनॉमिक प्रॉब्लम का पार्ट है, व्हाट टू प्रोड्यूस का पार्ट है। क्लियर है, क्या बनाना है, कितना बनाना है, सिलेक्शन ऑफ द कमोडिटी टू बी प्रोड्यूस्ड एंड द क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाना है। अब इसके अंदर दो टेक्निक यूज होती हैं। पहली टेक्निक होती है इसके अंदर लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव का मतलब लेबर की हेल्प से बनाओ, किसकी हेल्प से बनाओ, लेबर की हेल्प से बनाओ, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। सेकंड जो इसके अंदर यूज होती है वो होती है हमारी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का मतलब है पैसा को खर्च करो, मशीन्स वगैरह खरीदो और मशीन की हेल्प से बनाओ, है ना, मशीन की हेल्प से बनाओ। अब हमें क्या डिसाइड करना चाहिए वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो द प्रॉब्लम रिफर्स टू सिलेक्शन, सेलेक्ट करना, सिलेक्शन ऑफ द टेक्निक। तो दो टेक्निक है हमारे पास, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। किस टेक्निक का यूज करके हम प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करेंगे। मेरे को बताओ, अगर आज आप इंडिया के इकोनॉमिस्ट होते, मान के चलो आप टॉप लेवल पे बैठे हो और आपको ये डिसाइड करना है कि अगर इंडिया में हमें प्रोडक्शन करवाना है तो हमें ज्यादा किससे करवाना है,
इंडिया एक लेबर सरप्लस इकोनॉमी है, इंडिया में लोगों के पास कैपिटल कम है, तो डेफिनेटली यार मैं लेबर सरप्लस की तरफ जाऊंगा, यही मेरी नीड को फुलफिल करेगी। यहाँ पर मैं ज्यादा रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर पा रहा हूँ, इसमें कम यूटिलाइजेशन होगा। लेकिन वहीं पर अगर मैं एक कंट्री, एक यूरोपियन कंट्री में रह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल फ्रांस में रह रहा हूँ, जहाँ पर लोग कम है, पॉपुलेशन कम है, लेकिन लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा है, इन दैट केस वहां पर मैं क्या डिसाइड करूंगा कि नहीं यार लेबर, वहां पर लोग कम है ना, तो लेबर बहुत महंगी है, तो फिर क्या करेंगे, मशीनरी का यूज करके हम लोग प्रोडक्शन करेंगे। तो ये इस तरीके से डिपेंड करा जाएगा। हर इकोनॉमी ये चीज सोचती है, हर इकोनॉमी ये चीज सोचती है, और उसके लिए अलग अलग पॉलिसीज बनाई जाती हैं, अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं। थर्ड है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बना है, तो ये रिलेटेड होता है डिस्ट्रीब्यूशन से, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। क्योंकि सेकंड, अभी तक तो गुड्स बनकर रेडी हो चुके हैं, लेकिन बनाए किसके लिए सर, बेचेंगे किसको, बच्चों के लिए बनाए, बूढ़ों के लिए बनाए, औरत के लिए बनाए, मर्द के लिए बनाए, किसके लिए बनाए। अमंग द इंडिविजुअल विद द इकोनॉमी इन द सिलेक्शन ऑफ द कैटेगरी ऑफ पीपल, किसके लिए बनाएंगे, हु विल अल्टीमेटली कंज्यूम द गुड्स, जो कि गुड्स को कंज्यूम करेगा। क्या हम ज्यादा चीजें जो बनाए पुअर के लिए बनाए और कम चीजें गरीब के लिए बनाए, या ज्यादा गरीब रिच के लिए बनाए और कम चीजें पुअर के लिए बनाए, सिंपल सीधी बात है। मतलब कैटेगरी, किस कैटेगरी के लिए आप ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बनाना चाहते हो। अगर आज के टाइम पर इंडिया ये सोचने लग जाए कि इंडिया के अंदर जो प्रोडक्शन होगा वो ज्यादातर अमीरों के लिए होगा, रिच सेक्टर के लिए होगा, तो भैया पुअर पीपल क्या करेगी, वो कहेगी हमें हमें हम क्या यूज करें कमोडिटी। तो ये भी बैलेंस रखना बहुत जरूरी है कि किस सेक्टर को हमें ज्यादा सर्व करना है। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सिंपल सी है, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। इसका बहुत बढ़िया मैं यहाँ पर एग्जांपल लिखता हूँ। मान के चलो आपके पास आज के टाइम पर तीन जॉब ऑफर्स हैं। पहला जॉब ऑफर है आपके पास टीसीएस है, दूसरा जॉब ऑफर है आपके पास विप्रो से, और मान के चलो तीसरा है आपके पास गूगल से। ठीक है यार, नाम लेते हैं, हम लेते हैं कंपनी ए से, कंपनी बी से, कंपनी सी से। ठीक है, कंपनी ए आपको 60,000 का पर मंथ का ऑफर दे रही है, कंपनी बी आपको 70,000 पर मंथ का ऑफर दे रही है, कंपनी सी आपको 50,000 पर मंथ का ऑफर दे रही है। बात ही समझ में क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मेरे को यहाँ पर एक चीज आप सोच के बताओ, लेट मी, मतलब एक चीज मेरे को यहाँ पर आप सोच के बताइए कि लेट सपोज आप अब किसमें से कौन सी कंपनी को सेलेक्ट करोगे, आप इसमें से कौन सी कंपनी को सेलेक्ट करोगे, कमेंट में लिखो बेटा, कमेंट में लिखो। अज्यूम ये करोगे कि ये सारी कंपनी सेम लेवल की हैं, सेम रेपुटेशन है, एक ही बिल्डिंग में तीनों कंपनीज के ऑफिसेज हैं, तो आपको डिसाइड नहीं करना, सबका वर्क कल्चर सेम है, हर चीज सेम है, बस सैलरी पैकेजेस अलग अलग है ना, काम भी जाकर सेम ही करोगे, तो डेफिनेटली यू विल बी ऑप्टिंग कंपनी नंबर बी, आप इस वाली कंपनी को ऑप्ट करोगे क्योंकि यहाँ से आपको ज्यादा पैसा मिल रहा है, हाँ या ना। अगर आपने ये कंपनी सेलेक्ट करी है, अगर आपने ये कंपनी सेलेक्ट करी है, तो आपने कोई कंपनी ऑफर लीव भी तो करा होगा, तो आपने कौन कौन से ऑफर लीव करे, आप बोलोगे कि सर ये ऑफर लीव करा और ये ऑफर लीव करा, दो ऑफर लीव करे, तो जो ऑफर आपने लीव करे, जो अपॉर्चुनिटी नहीं आपने पीछे छोड़ी, वो अपॉर्चुनिटी का उसमें बेस्ट कौन था, बेस्ट ये वाली थी, तो ये क्या है, यही मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, दिस इज माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये कुछ भी नहीं है, इसे हटा दो, ये कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे इन दोनों की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोल देते हैं, नहीं होती। जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव का मतलब अगर मैंने सेलेक्ट करा, अगर मैं इसको सेलेक्ट ना करता तो इसके अलावा मैं कौन सा करता, डेफिनेटली 60,000 वाला ऑफर करता, तो वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इसे बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, द बेस्ट नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। अगर आज मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं 1 लाख रुपए यहाँ कमाता हूँ, तो मैं बिजनेस करने चला गया और वहां से मैं 1,20,000 रुपए कमाता हूं, तो वो बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, जो मैं पीछे छोड़कर आ रहा हूं, जो कि है एसएनएफ के अंदर जॉब। आप समझे या फिर नहीं समझे, तो वो क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। फॉरगॉन का मतलब अब वो चला गया, अब उसे पीछे छोड़ा है। बात ही समझ में, बात ही समझ में, कोई प्रॉब्लम इसमें, नो। तो दिस इज आवर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर है, इतना सही है ये। नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर को समझने से पहले ना हमें समझना पड़ेगा क्या बोलते हैं इसके, समझने पहले थोड़ा सा इसका बेसिक समझ लेते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर क्या बोलता है।
प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर ये बोलता है कि एक प्रोड्यूसर जिसके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, मान के चलो एक फार्मर है और फार्मर के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब उसके पास लिमिटेड लेबर है, उसके पास लिमिटेड लैंड है। ना फार्मर अपने लैंड को बढ़ा सकता, ना ही वो अपनी लेबर को बढ़ा सकता। उसके पास रिसोर्सेज जितने भी हैं फिक्स्ड रिसोर्सेज हैं, क्लियर है। और फार्मर दो तरीके की कमोडिटी उगाता है, मान के चलो आटा उगाता है यानी कि व्हीट उगाता है, और दूसरा राइस उगाता है। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये बोलेगा कि एक फार्मर उस लेबर का यूज करके, उस लैंड का यूज करके दोनों कमोडिटी किस किस रेशियो में बना सकता है, यानी कि कितना राइस, कितना चावल और कितना आटा उगा सकता है, उसके सारे कॉम्बिनेशंस निकालो। तो यानी कि एक या तो पूरा राइस उगाएगा, या पूरा आटा उगाएगा, या थोड़ा कम राइस ज्यादा आटा, या क्या बोलते हैं कम आटा ज्यादा राइस। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो उन्हीं सारी कॉम्बिनेशंस को जो बताता है वो क्या बताता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बताता है। याद रखना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर ये भी बोलता है कि वॉट एवर रिसोर्सेज यू आर यूजिंग, कि आप लैंड यूज कर रहे हो, आप लेबर यूज कर रहे हो, वॉट एवर द रिसोर्सेज यू आर यूजिंग, आप 100% रिसोर्सेज का यूज कर रहे हो, और उस रिसोर्सेज का यूज करके आप मैक्सिमम प्रोड्यूस कर रहे हो। यानी कि वॉट एवर यू आर प्रोड्यूसिंग, आप उसे मैक्सिमम लेवल पर प्रोड्यूस कर रहे हो, आपने कोई रिसोर्सेज वेस्ट नहीं हो रहा। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफ बनाएंगे हम इसका, जो हमें बताता है कॉम्बिनेशन ऑफ मैक्सिमम गुड्स और सर्विसेज, यानी कि वो गुड्स एंड सर्विसेज का कॉम्बिनेशन जो मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस एफिशिएंटली विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, अपनी रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के साथ मैक्सिमम जो प्रोड्यूस कर सकते हैं। अभी जब इसका समझाऊंगा पूरा समझ में आ जाएगा। इसको दूसरे नाम से क्या बुलाते हैं, इसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी बोलते हैं, पीपीसी भी बोलते हैं, पीपीएफ भी बोलते हैं, पीपीबी भी बोलते हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर भी बोलते हैं। याद कर लेना, ये अदर नेम्स काम आएंगे, क्योंकि ये क्या बोलते हैं, इनसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभार, तो अदर नेम्स भी पता होने चाहिए। इसके बाद इसका अजम्पशन पढ़ते हैं एक, और अजम्पशन में क्या बोलता है, अजम्पशन में एक बहुत बात अच्छी बोली गई, रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। ये बहुत अच्छी बात बोली गई है कि रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट नहीं है। जैसे मान के चलो मैंने उगाया व्हीट और मैं उगा रहा हूँ राइस, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि जो लेबर एक घंटे में, मान के चलो एक घंटे के अंदर एक लेबर 10 किलो व्हीट उगाती है, मान के चल लो अभी, ठीक है। वो लेबर जरूरी नहीं 10 किलो राइस ही उगाएगी, हो सकता है वो खाली 2 किलो राइस ही उगाए। यानी कि अगर एक लेबर किसी कमोडिटी को बनाने में एक्सपर्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरी कमोडिटी को बनाने में भी एक्सपर्ट होगी। क्लियर है, नहीं क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? या फिर एक लेबर जो कि व्हीट उगाने में इतनी अच्छी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो राइस उगाने में भी इतनी अच्छी नहीं होगी। इस लाइन का मतलब ये है, क्लियर है, ये बात अपने दिमाग में रखना। दूसरा बात क्या है कि द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन एन इकोनॉमी इज फिक्स्ड, कि वॉट एवर रिसोर्सेज वी आर यूजिंग, मान के चलो अभी दो रिसोर्सेज लेके चलते हैं, फार्म लैंड लेके चलते हैं और दूसरा लेके चलते हैं अपना लेबर, वो दोनों फिक्स हैं, ना उसको हम कम कर सकते और ना उसको भी हम बढ़ा सकते, लेकिन हम इन रिसोर्सेज को ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन यूज टू अनदर। मतलब अगर अभी मैं अपने खेत के टुकड़े पर, खेत पर चावल उगा रहा हूं, तो मैं उस पर चावल ट्रांसफर करके, मतलब चावल से ट्रांसफर होकर क्या उगा सकता हूँ, व्हीट भी उगा सकता हूँ। तो मैंने क्या करा, लैंड का यूज ट्रांसफर कर दिया फ्रॉम राइस टू व्हीट, क्लियर है। अगर अभी मेरी लेबर व्हीट उगा रही है तो मेरी लेबर चावल भी उगा सकती है, उसको चावल उगाने के लिए भी बोल सकता हूँ, क्लियर है। बट वो जरूरी नहीं कि रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट होंगे, कि जितना व्हीट उग रहा है जरूरी नहीं कि उतना चावल भी उगेगा, क्लियर है। लेकिन जो रिसोर्सेज होंगे उनका हम 100% यूज कर रहे हैं, उनका हम लोग 100% यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। कोई भी लेबर कभी भी खाली नहीं बैठेगी, जमीन का इतना सा भी टुकड़ा खाली नहीं जाएगा, चप्पे चप्पे पर खेतीबाड़ी करी जाएगी, लेबर को एक एक मिनट इस्तेमाल करा जाएगा, क्लियर है। अभी 3 ये लेके चलो और उसके बाद हम लोग समझते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग समझते हैं, 3 चीज लेके चलो उसके बाद समझते हैं। मान के चलो मैं अभी ना व्हीट उगाता हूँ, लेट सपोज मैं अभी क्या उगाता हूँ, व्हीट उगाता हूँ, और मेरे पास 6 लेबर हैं, 1 2 3 4 5 6। मैंने बोला लेबर मेरी इक्वली एफिशिएंट नहीं है, यानी कि सारे लोग एक जैसा काम नहीं कर रहे। यही तो मैंने बोला था कि सारे लोग एक जैसा काम नहीं कर रहे। मान के चलो लेबर नंबर 1 जो है, लेबर नंबर 1 जो है, एक सेकंड वेट करना प्लीज, एक सेकंड वेट, हाँ ठीक है
ठीक है। लेबर नंबर 1 जो है ये 6 वीट उगाती है। कितनी वीट उगाती है? 6 वीट उगाती है 1 घंटे में, मान के चलो। लेबर नंबर 2 5 वीट उगाती है। लेबर नंबर 3 4 वीट उगाती है। लेबर नंबर 4 3 वीट उगाती है। लेबर नंबर 5 2 वीट उगाती है। और लेबर नंबर 6 1 वीट उगाती है 1 घंटे में। ये मान के चला, क्योंकि हम पीछे असम्पशन पढ़ कर आ रहे हैं कि सारी लेबर इक्वली एफिशिएंट नहीं है, कि कोई लेबर अगर ज्यादा वीट उगा रही है तो जरूरी नहीं दूसरी भी उतनी उगाएगी, है ना। तो सब अलग अलग लेवल का काम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम इनमें। और ये वीट उगाने में इनका ये रिकॉर्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हमने अज्यूम करा है, नंबर्स बहुत काम के ना, याद ही कर लेना तो अच्छा है। अगर मैं इनको राइस पे शिफ्ट करता हूं तो मैं राइस और उगाना स्टार्ट करा। अब मेरे को बताओ, राइस तो सबके लिए नया है ना, हाँ है ना। यानी कि अगर मैं वीट उगाने वाले को राइस पे लेके जाऊंगा तो मैं मान करता हूं कि सब 1 घंटे में एक ही उगा पाएंगे, एक ही राइस उगा पाएंगे। कोई भी लेबर को ट्रांसफर करूंगा सब एक ही राइस उगा पाएगी, हाँ है ना। कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। तो मेरे को बताओ अब मैं इसमें क्या करूं कि भाई मेरे को मैक्सिमम प्रोडक्शन मिले। मैं क्या करूं ऐसा कि मेरे को मैक्सिमम प्रोडक्शन मिले? मैं कहता हूं मैं ना कॉम्बिनेशंस बनाता हूं। लो मैंने बनाया कॉम्बिनेशन 1, ये मैंने बताया कॉम्बिनेशन 1, ये रहा मेरा वीट और ये रहा मेरा राइस। मैं कहता हूँ कॉम्बिनेशन 1 में मैं सारा का सारा क्या उगाऊंगा? वीट उगाऊंगा, राइस उगाऊंगा 0। मैं कहता हूँ मैं राइस उगाऊंगा ही नहीं, सारी की सारी लेबर क्या उगाएगी? वीट उगाएगी। तो मेरे को बताओ 6 लेबर हैं, 6 की 6 लेबर वीट उगाएगी, तो टोटल वीट कितना उगाया जाएगा? टोटल वीट 6 + 5 11, 11 + 4 15, 15 + 3 18, 20 21। तो टोटल जो वीट होगा वो कितना होगा? 21 होगा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जब मैं सेकंड कॉम्बिनेशन पे पहुंचूंगा तो सेकंड कॉम्बिनेशन में मैं कुछ ना कुछ राइस तो उगाऊंगा, कुछ ना कुछ राइस तो उगाऊंगा, हाँ या ना। तो मेरे को बताओ कौन सी लेबर अब ट्रांसफर करना होगा, क्योंकि देखो ट्रांसफर क्यों करना होगा, हम एक्स्ट्रा लेबर नहीं ला सकते। जो लेबर हमारे पास वीट पे ही है, जो फार्म हम वीट, जो जिस फार्म पे वीट उगा रहे हैं उसी फार्म पे राइस भी उगाना पड़ेगा और उसी लेबर का इस्तेमाल करना पड़ेगा राइस उगाने के लिए। सिंपल है, क्योंकि हम अपने रिसोर्सेज को इंक्रीज नहीं कर सकते, फार्मर और अपनी लेबर को इंक्रीज नहीं कर सकते, पढ़कर आ रहे हैं। तो मैं कौन सी लेबर को यहाँ पे ट्रांसफर करूंगा? कुछ बच्चे बोलेंगे पक्का कि सर इस वाली को कर दो, कुछ बच्चे बोलेंगे पक्का कि सर इस वाली को करूं। अब मैं दोनों का लॉजिक बताता हूँ। मेरे को बताओ, चाहे मैं ये वाली लेबर करूं चाहे मैं ये वाली लेबर करूं, मेरा राइस तो एक ही उगेगा ना। तो राइस में तो इंक्रीमेंट एक ही का होगा, क्योंकि चाहे ये वाली लेबर होगी तो एक राइस उगाएगी, चाहे ये वाली लेबर जाएगी तो एक राइस उगाएगी। लेकिन नुकसान कितना होगा सर? ये वाली लेबर मैंने भेजी तो 6 वीट का नुकसान होगा और ये वाली लेबर भेजी तो 1 वीट का नुकसान होगा। तो सर फायदा तो बराबर ही हो रहा है, लेकिन नुकसान जहां पर कम हो उसे ट्रांसफर करो ना। तो ये वाली लेबर क्यों ट्रांसफर करनी है अभी? इस वाली को ट्रांसफर करो ना। तो जब ये वाली लेबर ट्रांसफर होगी तो राइस कितना उगेगा? 1 उग जाएगा, लेकिन वीट 1 से कम हो जाएगा। तो 21 से जब वीट 1 से कम हो गया तो कितना आ गया? 20 आ गया। कितना आ गया? 20 आ गया। क्लियर है? अब जब ये वाली लेबर तो ट्रांसफर हो चुकी है, हटाओ इसे। अगली बार मैं कहूंगा मुझे और राइस उगाना है, तो और राइस उगाना है तो वहां पर और रिसोर्सेज ट्रांसफर करने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट लेबर मैंने ट्रांसफर करी। अब नेक्स्ट लेबर जब गई तो राइस तो एक ही उगा, तो एक और राइस उगा, यानी कि राइस 1 से 2 हो गया, क्योंकि ये एक ही राइस जाके उगाएगा। लेकिन सर इस बार जो वीट का नुकसान हुआ वो हमें 2 का नुकसान हुआ। कितने का नुकसान हुआ? 2 का। तो 2 का नुकसान होकर 18 हो गया। ऐसे ही करके कॉम्बिनेशन 4 में पहुंचेंगे तो ये भी ट्रांसफर कर दी। कॉम्बिनेशन 4 में राइस एक ही उगाएगा आगे, तो 2 का 3 हो जाएगा राइस, लेकिन वीट में 3 का नुकसान हो जाएगा, यानी कि वीट कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। कॉम्बिनेशन नंबर 5 ये भी गया। कॉम्बिनेशन नंबर 5 में राइस का 1 का ही फायदा होगा, लेकिन वीट में नुकसान 4 का हो जाएगा, तो वीट कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। कॉम्बिनेशन नंबर 2 में राइस में 1 का ही फायदा होगा, यानी कि राइस में 1 का ही फायदा होगा, लेकिन वीट में जो नुकसान होगा वो 5 का हो जाएगा। 5 माइनस करा 6 आ जाएगा। और लास्ट में जाकर कॉम्बिनेशन 6 में जब लास्ट लेबर ट्रांसफर करेंगे तो राइस में 1 फायदा हो जाएगा, 6 हो जाएगी राइस, और वीट क्या हो जाएगा? 6 का नुकसान हो जाएगा, तो वीट 0 पर आ जाएगी 7। अब ये 7 कॉम्बिनेशन आपके सामने वो बनकर आए जहां पर हम या तो वीट उगा रहे हैं या राइस उगा रहे हैं, या सिर्फ और सिर्फ राइस उगा रहे हैं, या सिर्फ और सिर्फ वीट उगा रहे हैं, कॉम्बिनेशन उगा रहे हैं। तो ये सारे कॉम्बिनेशन हमारे आगे बनकर आ गए। ये वो कॉम्बिनेशन हैं जहां पर हम लोग गुड्स मैक्सिमम प्रोड्यूस कर रहे हैं विदाउट वेस्टिंग एनी रिसोर्सेस। ये रहा टेबल आपके आगे। किताबों में टेबल तो दे रखी है, हमने वीट की जगह पर राइस लिया, कॉटन हमने ले लिया, वो देख लेना। तो ये आपके सामने पूरा का पूरा बच्चों टेबल बनकर आ गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब एक
कॉन्सेप्ट आता है एमओसी, इसे बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अभी पढ़कर आ रहे हैं। अगर मैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला लिखूं तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है जो जा चुका। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है जो जा चुका, डेट हैज बीन सेक्रीफाइस्ड, वही तो मतलब है, हमें वही तो बोला द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। तो यहाँ पर क्योंकि हम कुछ सेक्रीफाइस कर ही नहीं रहे तो यहाँ की एमओसी नहीं निकलेगी। लेकिन यहाँ पर अगर हमने एक कॉटन के लिए यहाँ पे कितनी वीट सेक्रीफाइस करी मेरे को बताओ, हमने एक कॉटन के लिए एक वीट को सेक्रीफाइस करा, तो हमने क्या चीज पीछे छोड़कर आ रहे हैं, द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है, एक वीट, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 वीट। ऐसी अगर यहाँ पर एक और राइस के लिए हमने क्या सेक्रीफाइस करा, 2 वीट, तो यहाँ पर 2 वीट हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर 3 वीट हो जाएगा क्योंकि हमने 3 वीट सेक्रीफाइस करी। यहाँ पे 4 वीट हो जाएगा क्योंकि हमने 4 वीट सेक्रीफाइस करी। यहाँ 5 वीट हो जाएगा और यहाँ पर 6 वीट हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। अब एक कॉन्सेप्ट और होता है एमआरटी। एमआरटी बेटा कुछ भी नहीं होता, अगर इनको रेशियो में लिख देंगे तो जब एमओसी भी नहीं है तो एमआरटी भी नहीं आएगी। एमआरटी कुछ भी नहीं है। तो मैंने एक वीट सेक्रीफाइस करी किसके लिए, एक कॉटन के लिए, ठीक है। मैंने 2 वीट सेक्रीफाइस करी एक कॉटन के लिए, तो सेम ही चीज है, बट यहाँ पर हम कॉटन नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर कॉटन लिख दे रहे हैं। 3 वीट सेक्रीफाइस करी एक कॉटन के लिए, 4 वीट सेक्रीफाइस करी एक कॉटन के लिए, 5 वीट सेक्रीफाइस करी एक कॉटन के लिए, 6 वीट सेक्रीफाइस करी एक कॉटन के लिए। ये आपका हो गया एमआरटी। आई होप आपको क्लियर होगा। तो जब मैं इसका पीपीसी बनाऊंगा ना, तो इसका पीपीसी क्या बनकर आएगा जब इसका पीपीसी बनाऊंगा तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनता है, वो बनता है कॉनकेव टू द ओरिजिन। क्या बनता है, वो बनता है बच्चों कॉनकेव टू द ओरिजिन। वो कुछ इस तरीके से बनता है। तो मान के चलो यहाँ पर मैंने लिख दिया कॉटन, एक्स एक्सिस पे वो यूनिट जनरली लिख दिया करो जो बढ़ रही है, तो कॉटन इंक्रीज हो रहा था, और वाई एक्सिस पे वो लिख दिया करो जो कम हो रही है, तो वीट कम हो रहा था। ठीक है, ये वाई एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है। तो अगर मैं आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाऊं तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या बनता है, कुछ इस तरीके से आपको बना हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो यहाँ से देखने पे मुझे क्या दिखाई देगा, ये मुझे दिखाई देगा कॉनकेव टू द ओरिजिन। तो अगर मैं शेप की बात करूं, तो कैसा शेप है, कॉनकेव टू द ओरिजिन। तो ओरिजिन से देखूंगा तो मुझे कॉनकेव दिखाई देगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम। अगर मैं स्लोप की बात करूं तो स्लोप कैसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। कैसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, नीचे की तरफ जा रहा है। अच्छा, डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों, मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों, नीचे की तरफ ही क्यों जा रहा है, क्यों नीचे की तरफ जा रहा है। डाउनवर्ड स्लोपिंग का रीजन सिर्फ और सिर्फ एक है कि कॉटन तो मेरी बढ़ती चली जा रही है, तो कॉटन इंक्रीज करती चली जा रही है, तो हम इधर की तरफ जा रहे हैं, और वीट मेरी कम होती चली जा रही है, तो हम नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो जरा अगर मैं कहूँ आपको नीचे भी आना है और आपको आगे भी जाना है, तो नीचे भी आना है आगे भी जाना है, तो कुछ इस तरीके से ही बनेगा ना। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है क्योंकि वीट का प्रोडक्शन कम हो रहा है, कॉटन का प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि हमारे पास फिक्स रिसोर्सेज थे। जब रिसोर्सेज फिक्स होंगे और उस फिक्स रिसोर्सेज से हमें किसी का प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो अल्टीमेटली दूसरे का प्रोडक्शन कम ही करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं वीट से उगाड़ के राइस पे लेबर लेके जा रहा हूँ तो राइस तो इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन ऑन द अदर साइड वीट कम हो जाएगा। क्लियर है, और हम रिसोर्सेज इंक्रीज नहीं कर सकते। बात आ गई समझ में, तो याद रहेगा बिल्कुल, याद रहेगा बिल्कुल, तब अजम्पशन और अच्छे समझ में आएंगे। 3 तब आपको आगे होंगे समझ में, कोई प्रॉब्लम। 4 देखो, हम सिर्फ और सिर्फ 2 गुड्स बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज। अजम्पशन हमें देखो, हमेशा कंफ्यूजन हमारे आगे 2 गुड्स के बीच में नहीं होगा, 10 के बीच में भी हो सकता है। सर लेकिन 2 ही क्यों लिए, 2 इस वजह से लिए क्योंकि जब हम इसको ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे तो मेरे पास 2 ही एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो एक गुड में एक एक्सिस पे दिखा सकता हूँ, दूसरा गुड्स में दूसरे एक्सिस पे दिखा सकता हूँ, तीसरा मेरे पास एक्सिस है नहीं, तो यहाँ पर मैं तीसरा एक्सिस दिखाऊंगा भी नहीं। तो सिर्फ 2 ही गुड्स को एजम्पशन अज्यूम करके कि 2 ही गुड्स है, तो उससे मेरे को समझाने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, 5th है द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज अज्यूम्ड टू बी सेम। हाँ, लेवल, टेक्नोलॉजी का लेवल भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्योंकि अगर मान के चलो टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ गए तो भी हमारा प्रोडक्शन बढ़ सकता है या कम हो सकता है। टेक्नोलॉजी बेटर हो गई तो मैं सेम रिसोर्सेज में ज़्यादा प्रोडक्शन क्या कर सकता हूँ। मान के चलो टेक्नोलॉजी ने मेरे को एक ऐसे सीड्स दे दिए, एक ऐसे बीज उगा कर दे दिए जो बीज मेरा प्रोडक्शन आधे टाइम में कर देगा, यानी कि आधे टाइम में गेहूँ उगा देगा। तो टेक्नोलॉजी ने क्या करा, अब प्रोडक्शन 2 बार की जगह साल में 4 बार होगा। सिंपल,
काम आसान कर दिया। तो टेक्नोलॉजी सेम रिसोर्सेज में प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकती है, हाँ या ना? तो टेक्नोलॉजी बढ़ने या कम होने से भी प्रोडक्शन पे फर्क पड़ता है। क्लियर है? वेरी गुड। अब जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, दो प्रॉपर्टीज है मैंने बताया। पहली प्रॉपर्टीज क्या है? पीपीएफ स्लोप्स डाउनवर्ड, पीपीएफ नीचे की तरफ स्लोप करता है। क्यों करता है? क्योंकि जैसे हम एक गुड का प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे तो हमें दूसरे गुड्स से रिसोर्सेज लेनी पड़ेगी, जिसकी वजह से दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अगर मैं कॉटन का प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा हूं तो मुझे वीट से रिसोर्सेज लेनी पड़ेगी, जिसकी वजह से वीट का रिसोर्सेज क्या प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सेकंड, पीपीएफ इज कॉनकेव शेप्ड। अच्छा, पीपीएफ कॉनकेव शेप्ड क्यों होता है? ये तो मैंने वहां लिखवा ही नहीं। पीपीएफ कॉनकेव शेप्ड क्यों होता है, इसका रीजन लिख लो। इसका रीजन लिख लो, पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है इसका रीजन। इंक्रीजिंग एमआरटी की वजह से। किसकी वजह से सर? इंक्रीजिंग एमआरटी। किसकी वजह से होता है सर? इंक्रीजिंग एमआरटी की वजह से होता है। एमआरटी क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन। और इसे हम लोग स्लोप ऑफ पीपीसी भी बोलते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन आए कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ पीपीसी, तो आपको लिखना है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपका मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इंक्रीज कर रहा है। 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, 6/1। तो आपका मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। और क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आपका इंक्रीज कर रहा है, इसी वजह से आपका जो शेप बना वो क्या बना? कॉनकेव बना। क्या बना? कॉनकेव बना। ठीक है, कॉनकेव बना। ये इसकी दो प्रॉपर्टी है, एक तो डाउनवर्ड स्लोपिंग, दूसरा कॉनकेव शेप। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है कि जब हम किसी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देंगे, किसी का प्रोडक्शन हम लोग इंक्रीज कर देंगे तो हमें दूसरे का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। ठीक है, इसी वजह से डाउनवर्ड स्लोपिंग है। कॉनकेव क्यों है? बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एमआरटी। तो पेपर में आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। अब इसको समझते हैं क्या है ये। सर, पीपीसी का जो ग्राफ होता है ना, ये जो पीपीसी ग्राफ है, ये पता है क्या बताता है? ये आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी बताता है कि आप कितना मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकते हो। ये मैक्सिमम कैपेसिटी बताता है कि आप मैक्सिमम कितना प्रोड्यूस कर सकते हो। अगर मैं अपनी रिसोर्सेज को वॉट एवर आई हैव, अगर मैं उनको 100% सही तरीके से इस्तेमाल करूं तो मैं इससे ज़्यादा प्रोडक्शन लेकर नहीं जा सकता। जो रिसोर्सेज मेरे पास हैं और मैं उसको सही तरीके से इस्तेमाल करूंगा, उसके बाद जो मेरा मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा, बेस्ट जो होगा, वो इस ब्लू लाइन तक ही रहेगा। ब्लू लाइन से ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं जा सकता। ठीक है, अगर मैं अपने रिसोर्सेज को बेस्ट यूज़ कर रहा हूं तो मैं ब्लू लाइन तक पहुंच जाऊंगा। अगर मैं बेस्ट तरीके से यूज नहीं कर रहा, अंडर यूटिलाइजेशन कर रहा हूं, तो मैं ब्लू लाइन के अंदर रहूंगा। और क्या मैं ब्लू लाइन से बाहर जा सकता हूं? आंसर इज नो, नहीं जा सकते। तो अटेनेबल कॉम्बिनेशन की मैं बात करूं तो मान के चलो एक कॉम्बिनेशन ये है ए, ठीक है, दो कॉम्बिनेशन है मान के चलो बी और सी, और एक कॉम्बिनेशन है डी। तो जो कॉम्बिनेशन में अटेन कर सकता हूं, जो मेरे लिए पॉसिबल है, तो वो क्या है? वो लाइन के ऊपर वाले और लाइन के अंदर वाले होंगे ना। वो तो मैं अटेन कर ही सकता हूं क्योंकि मेरे पास इतनी कैपेबिलिटी है, मेरी मैक्सिमम इतनी कैपेबिलिटी है कि बी, सी और डी को तो मैं अटेन कर सकता हूं। क्लियर है? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? तो देखो, अगर अटेनेबल कॉम्बिनेशन कौन कौन से मेरे पास बी है, डी है और सी है, तो इसमें भी दो कैटेगरी है। अगर मैं अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइज कर रहा हूँ, यानी कि 100% इस्तेमाल कर रहा हूँ, बिल्कुल भी कोई वेस्टेज नहीं कर रहा, तो मैं ब्लू लाइन के ऊपर पहुंच जाऊंगा, यानी कि बी और सी पर मैं पहुंच जाऊंगा। क्लियर है? बी और सी पर मैं पहुंच जाऊंगा। अगर मैं इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर रहा हूं, अंडर यूटिलाइजेशन कर रहा हूं, रिसोर्सेज को ढंग से यूज नहीं कर रहा, क्या बोलते हैं, लैंड मेरा आधा खेत खाली पड़ा हुआ है, लेबर 3 ही काम कर रही है 6 की बजाय, इसे बोलते हैं अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। इन दैट केस आप प्रोडक्शन तो आपका निकलेगा बट मैक्सिमम से कम निकलेगा, लेकिन आप अटेन तो कर ही रहे हो ना, तो वो क्या होगा? डी होगा। क्लियर है? अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन वो जो कि हमारे कर्व से बाहर के पॉइंट होते हैं, वो हमारी कैपेसिटी से बाहर के हैं, हमारी औकात से बाहर के पॉइंट है, उन्हें बोलते हैं अनअटेनेबल। तो ये हो गया आपका ए। कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। आप इसको ये भी बोल सकते हो बच्चों, ये आप हो और ये आपका क्रश है। ठीक है, आपकी कैपेसिटी से
बाहर बच्चों। ठीक है बच्चों, पर्सनल नहीं हो रहा, कोई भी कमेंट में नहीं लिखेगा। चलो आ जाओ आगे। अब आता है चेंज इन पीपीएफ। क्या कभी बच्चों पीपीएफ हमारा आगे बढ़ेगा ही नहीं? क्या कभी हमारी कैपेसिटी इंक्रीज हो ही नहीं सकती? हो सकती है। कैपेसिटी बिल्कुल इंक्रीज हो सकती है, और कैपेसिटी इंक्रीज होने के पीछे दो रीजंस होते हैं। कौन कौन से रीजंस होंगे? पहला रीजन होगा क्या, रिसोर्सेज। अगर हमारी रिसोर्सेज बढ़ जाएं या रिसोर्सेज कम हो जाएं तो ऑफ कोर्स हमारा पीपीएफ आगे और पीछे जा सकता है। अगर बढ़ जाएंगी तो जाहिर सी बात है मैं और आगे का अचीव कर पाऊंगा। और रिसोर्सेज कम हो गई, बाढ़ आ गई, लैंड ही डूब गई, सॉरी बह गई लैंड, है ही नहीं, रिसोर्सेज बची ही नहीं, तो भी प्रोपोर्शन मेरा कैपेसिटी पीछे जा सकती है। सेकंड होती है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी भी पीपीसी के ऊपर क्या डालती है? इम्पैक्ट डालती है। तो देयर आर टू रीजन जिन रीजंस की वजह से पीपीसी बढ़ सकता है या पीपीसी कम हो सकता है। ठीक है, तो अगर ये रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी, क्योंकि हम दो गुड्स लेके चल रहे हैं पीपीसी में, एक एक्स एक्सिस पर एक वाई एक्सिस पर, अगर ये दोनों पर इम्पैक्ट डाल रहे हैं, यानी कि सर रिसोर्सेज बढ़ी या रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी इंक्रीज हुई, तो दोनों के लिए हुई, राइस के लिए भी व्हीट के लिए भी, तो इसे बोलेंगे शिफ्टिंग। इससे क्या होगा? शिफ्टिंग होगा, यानी कि पूरा का पूरा पीपीसी कर्व खिसक जाएगा, चाहे आगे चाहे पीछे। तो शिफ्ट इन पीपीसी का मतलब क्या हो गया? जहां पर चेंज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी, यानी कि रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी में चेंज है विद रेस्पेक्ट टू बोथ द गुड्स, यानी कि एक्स एक्सिस वाले गुड्स के लिए भी और वाई एक्सिस वाले गुड्स के लिए भी। क्लियर है? राइट वर्ड शिफ्ट कब होगा? राइट वर्ड शिफ्ट तब होगा जब हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाएगी, अपग्रेड हो जाएगी, या हमारे रिसोर्सेज इंक्रीज कर जाएंगे दोनों गुड्स के लिए। तो दोनों गुड्स के लिए अगर होगा तो हमारा राइट वर्ड शिफ्ट होगा, जो कि कुछ हमें इस तरीके से दिखाई देगा। तो ये मेरा ओल्ड पीपीसी था, सॉरी ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन। तो ये मेरा क्या था? ये वाला, ये मेरा ओल्ड पीपीसी था। मेरे रिसोर्सेज इंक्रीज कर गए, मान के चलो वीट है और एक कॉटन है, वीट और कॉटन के लिए रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर गए, इंक्रीज कर गए। तो पहले मैं यहाँ तक बना पा रहा था, अब मैंने और खेत खरीद लिए, मैंने और लेबर बुला ली, हायर कर ली, तो मैं ज़्यादा खरीद सकता हूँ। क्लियर है? ज़्यादा बना सकता हूँ। लेफ्ट वर्ड कब होता है? जब टेक्नोलॉजी डिग्रेडेशन की, टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो गई, सर भूकंप आ गया, जो हमारे पास टेक्नोलॉजी थी, मशीन थी, सब बह गई, अब हमें वापस से लेबर से काम करवाना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी कम हो गई सर। ठीक है, या रिसोर्सेज कम हो गई, हमारे पास खेत पड़ा था पहाड़ों पर, पहाड़ों पर बेटा लैंडस्लाइड हुआ, खेत ही गायब हो गया, सिंपल है ना, रिसोर्सेज कम हो गए। तो इन डेट केस क्या होता है? इन डेट केस लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, यानी कि पीपीएफ अंदर की तरफ आ जाता है, हमारी कैपेसिटी और कम हो जाती है, हमारी कैपेसिटी और कम हो जाती है। क्लियर है सभी बच्चों को? कोई प्रॉब्लम इसमें? ईजी है ये टॉपिक, में कुछ है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का आता है वो आता है आपका रोटेशन ऑफ पीपीएफ। रोटेशन कब होता है? देखो रोटेशन का मतलब है कि रोटेशन कब होगा? देखो शिफ्टिंग का मतलब क्या है? ये पेन मेरा पूरी तरीके से क्या कर रहा है? अभी शिफ्ट कर रहा है, ठीक है, पूरा का पूरा पेन। रोटेशन का मतलब क्या है? कि एक पॉइंट इसका फिक्स रहेगा और दूसरा पॉइंट क्या होगा? मूव करेगा। तो दिस इज द यू नो वेरी गुड एग्जांपल ऑफ रोटेशन। दिस इज रोटेशन। क्या है बच्चों? ये रोटेशन है, और ये पूरा क्या है? शिफ्टिंग है। दिस इज शिफ्टिंग। तो शिफ्टिंग कब हो रही है? जब इसके दोनों पॉइंट चेंज हो रहे हैं। तो जब भी दोनों गुड्स के लिए चेंजेस होंगे तो शिफ्टिंग। लेकिन जब रोटेशन कब होगा? जब एक पॉइंट के लिए चेंज होगा, एक तो फिक्स रहा, दूसरे के लिए चेंज हुआ, तब रोटेशन होगा। तो यानी कि पीपीएफ विल रोटेट व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी, ये रिसोर्स और टेक्नोलॉजी, विद रेस्पेक्ट टू ओनली वन गुड, एक गुड के लिए सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, तो पहला है रोटेशन फॉर द कमोडिटी ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर रोटेशन कब होगा? एक्स एक्सिस पर रोटेशन कब होगा? एक्स एक्सिस पर रोटेशन तब होगा जब टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट या रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी ऑन द एक्स एक्सिस, देन पीपीएफ विल रोटेट टू द राइट, अदरवाइज पीपीएफ विल रोटेट टू द लेफ्ट। कहने का मतलब है, मान के चलो इस तरीके से सीख लो कि लेट सपोज मैंने ये पीपीएफ बनाया, ठीक है, दिस इज माई पीपीएफ। अब एक्स एक्सिस क्या है? दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, दिस इज वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के केस में मान के चलो टेक्नोलॉजी बढ़ गई, वाई में सेम है। ध्यान देना बेटा, इसी बात को ध्यान पे रखना है कि वाई एक्सिस पर जो गुड है, मान के चलो जो वीट था वाई एक्सिस पर, उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा। अभी हम बात कर रहे हैं एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर क्या था? कॉटन था। मान के चलो टेक्नोलॉजी कॉटन के रेस्पेक्ट में इंक्रीज कर गई, कॉटन के रेस्पेक्ट में टेक्नोलॉजी इंक्रीज कर गई। तो वीट में तो कुछ नहीं हुआ, तो वीट में तो वहीं से स्टार्ट होगा, लेकिन कॉटन में अगर इंक्रीज कर गई तो कॉटन का पीपीएफ कुछ इस तरीके से क्या कर जाएगा? रोटेट कर जाएगा, आगे की साइड चला गया, तो उससे बोलते हैं राइट वर्ड रोटेशन। लेकिन
कॉटन के रेस्पेक्ट में टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज कम हो गई, तो ये ऐसे करके पीछे भी आ सकता है। क्या आ सकता है? ऐसे करके ये पीछे भी आ सकता है। इसको बोलते हैं हम लोग लेफ्टवर्ड रोटेशन। तो यानी कि इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज अगर हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द गुड्स ऑन एक्स एक्सिस, तो हमें राइटवर्ड रोटेशन मिलेगा एक्स एक्सिस पे देखने को। और अगर वही डिग्रेडेशन इन टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज हो रहा है रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द गुड ऑफ ऑन एक्स एक्सिस, तो हमें क्या मिलेगा? इधर की साइड देखने को मिलेगा। तो इसे बोलते हैं रोटेशन। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। अगर मैं यही आपको वाई एक्सिस पे बताऊं, अगर मैं यही आपको वाई एक्सिस के लिए बताऊं, तो सेम चेंजेस वाई एक्सिस के ऊपर होंगे। तो वाई एक्सिस के ऊपर अगर मैं दिखाऊं तो सेम चेंजेस किस पर होंगे? सेम चेंजेस आपके वाई एक्सिस के ऊपर होंगे। एक सेकेंड, देखो सेम चेंजेस आपके वाई एक्सिस के ऊपर होंगे। तो वाई एक्सिस में मान के चलो हम ये मानेंगे कि वाई एक्सिस में चेंज आ रहा है, तो एक्स एक्सिस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। यानी कि सर कॉटन के अंदर तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, चेंज सिर्फ और सिर्फ किस में आएगा? वीट में आएगा, हाँ या ना? तो मान के चलो वीट के रेस्पेक्ट में टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, तो नया जो पीपीएफ बनेगा तो कॉटन का तो यहीं से स्टार्ट होगा, लेकिन वीट के रेस्पेक्ट में बढ़ रहे हैं तो कुछ इस तरीके से बनेगा। यानी कि इसे भी बोलेंगे राइटवर्ड रोटेशन, राइट में रोटेट कर गया। अगर कम हो रहे हैं वीट के लिए तो बोलेंगे लेफ्टवर्ड रोटेशन, लेफ्ट में क्या कर गया? रोटेट कर गया। तो इस तरीके से आपका रोटेशन आएगा। तो शिफ्टिंग कब आती है? जब दोनों पॉइंट्स में चेंज आए। देख रहे हो पेन का ऊपर वाला नीचे वाला पॉइंट दोनों चेंज हो रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू बोथ द गुड रिसोर्स, टेक्नोलॉजी चेंज हो। और रोटेशन कब होगा? जब एक पॉइंट आपका फिक्स हो और दूसरा पॉइंट आपका चेंज होता रहे। तो मान के चलो एक्स एक्सिस फिक्स है तो वाई एक्सिस में चेंज देखने को मिलेगा, वाई एक्सिस फिक्स है तो एक्स एक्सिस में चेंज देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो ये आपका बच्चों चैप्टर खत्म, और अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, चलो तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस करना। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। अ डेवलपिंग इकोनॉमी अग्राता प्रोड्यूसेस टू गुड्स वीट एंड कॉटन। ठीक है, वीट बनाती है, कॉटन उगाती है। ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज इट हैज एलोकेटेड देम केयरफुली, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज कम थे तो उसने अपने रिसोर्सेज को बहुत सावधानी के साथ यूज करना चाहा। व्हेन द अग्राता इंक्रीजेस क्लॉथ प्रोडक्शन वीट प्रोडक्शन डिक्रीजेस। तो अगर मैं क्लॉथ को इंक्रीज कर रहे हैं तो वीट का प्रोडक्शन क्या हो रहा है? वीट का प्रोडक्शन कम हो जा रहा है। रिसेंटली द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इंक्रीज क्लोथ प्रोडक्शन टू प्रमोट एक्सपोर्ट। गवर्नमेंट ने बोला कि हम क्लोथ के प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे क्योंकि हमें क्या करना है? एक्सपोर्ट करना है। तो जाहिर सी बात है इकोनॉमी के अंदर गेहूं कम होगेगा। एज अ रिजल्ट वीट प्रोडक्शन हैड टू बी कट डाउन। बिल्कुल, द इकोनॉमिस्ट ऑब्जर्व दैट दिस शिफ्ट वाज नॉट ड्यू टू फॉल इन द वीट डिमांड। तो यहाँ पर जो वीट का प्रोडक्शन कम हुआ है वो वीट की डिमांड कम होने की वजह से नहीं हुआ, वो हुआ है कि रिसोर्सेज जो थे वीट से कहाँ पे डाइवर्ट कर दिए? क्लोथ के ऊपर। कि इकोनॉमी के अंदर जहाँ पर वीट उग रही थी गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, हमें अब ज़्यादा क्लोथ उगाना है क्योंकि एक्सपोर्ट करने हैं। तो भैया क्या होगा? रिसोर्सेज, लेबर, जो भी रिसोर्सेज होंगे वॉट एवर द रिसोर्सेज, वो शिफ्ट हो जाएंगे कहाँ से? वीट से क्लोथ पर। द कंट्रीज प्रोडक्शन मूव फ्रॉम पॉइंट बी टू द पॉइंट सी ऑन इट्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो बेसिकली ये बोलते हैं अगर ये पीपीसी है और अगर आप पीपीसी में हम कहते हैं कि ये हो गया आपका कॉटन, ये हो गया आपका वीट, तो पहले कहीं अगर आप यहाँ पर थे कि आप कम कॉटन और ज़्यादा वीट उगा रहे थे, अब आप इस बी पॉइंट से सी पॉइंट पर पहुँच गए जहाँ पर आप ज़्यादा कॉटन उगा रहे हैं और कम वीट उगा रहे हैं, ज़्यादा कॉटन उगा रहे हैं और कम वीट उगा रहे हैं। तो आप कहाँ पहुँच गए? बी से सी पर पहुँच गए, ये हमें क्वेश्चन बोल रहा है। तो ठीक है, हमने क्वेश्चन तो समझ लिया। अब एक एक करके समझते हैं कि इसमें स्टेम क्या है, कि मतलब क्या क्या आगे हमसे बोला गया करने को। What economic concept is highlighting in this case when the production of wheat decreases to produce more cloth? कौन सा इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हुआ कि जब हम क्लोथ ज़्यादा उगा रहे हैं तो हमको क्या कम करना पड़ा? हमको वीट का प्रोडक्शन कम करना पड़ा। कौन सा इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट इस जगह पर यूज हुआ? अगर आप यहाँ पर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कोई इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट नहीं है, वो इकोनॉमिक टूल है या रिप्रेजेंटेशन है जहाँ से हमें ये पता लगता है कि हम कौन कौन से अलग अलग पॉइंट पर प्रोडक्शन कर सकें। जो कॉन्सेप्ट इधर यूज हुआ है डेट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही ये बोलता है कि हमें कोई एक चीज़ डिसाइड करनी पड़ती है और कोई एक चीज़ पीछे छोड़नी पड़ती है। तो यहाँ पर हमने
क्लोथ को ज्यादा लेकर वीट को सेक्रीफाइस करा है। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट बना है वो बना है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से ही पीपीसी क्रिएट हुआ था। ठीक है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विद रेफरेंस टू द केस। ठीक है, आप कर देना, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की पहले डेफिनेशन लिख देना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, और उसके बाद जो केस में एग्जांपल है वो वाला एग्जांपल लिख देना कि द प्रोड्यूसिंग ऑफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर क्लोथ इज द प्रोडक्शन ऑफ वीट, कि अगर हम ज्यादा क्लोथ उगा रहे हैं तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, बिकॉज वी आर सेक्रीफाइसिंग द वीट, वीट का जो अपॉर्चुनिटी थी वो बाहर से चली गई। वाई इज पीपीसी डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये तो मैंने रटवाया था, पीपीसी डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, बिकॉज व्हेन वी प्रोड्यूस मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी वी हैव टू सेक्रीफाइस अनदर यूनिट ऑफ द कमोडिटी। जब हम एक कमोडिटी को ज्यादा बनाते हैं तो दूसरी कमोडिटी को हमें कम बनाना पड़ता है, बिकॉज द फैक्टर्स आर फिक्स्ड। तो आपको वो यहाँ पर लिखना है, रीजन मैंने लिखवाया हुआ है पीछे। ठीक है, और केस का भी एग्जांपल लेना, एज इन द गिवन केस एज वेल, बिकॉज द प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ इज इंक्रीजिंग वी हैव टू डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वीट। What does the movement from B2C represent on the PPC? सर इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, इस मूवमेंट को ध्यान देना ट्रेड ऑफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रेड ऑफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ का मतलब ये होता है कि जब आप एक कॉम्बिनेशन से दूसरे कॉम्बिनेशन में शिफ्ट करते हो, डेट इज कॉल्ड ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ का मतलब आपने ट्रेड कर लिया, यानी कि लेन देन कर ली, किसकी, रिसोर्सेज की। तो रिसोर्सेज शिफ्ट हो गए, डाइवर्ट हो गए, कहाँ से, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट से। तो जो वीट में अब ज्यादा रिसोर्सेज काम आ रहे थे वो रिसोर्सेज ट्रांसफर हो गए कॉटन के अंदर। तो वीट के पास कम रिसोर्सेज है, वीट के रिसोर्सेज कॉटन में ट्रांसफर हो गए, दिस इज कॉल्ड ट्रेड ऑफ। क्या बोलते हैं इसे, ट्रेड ऑफ बोलते हैं। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन हैं ये। नेक्स्ट चलते हैं, और मैं आपको गारंटी देता हूं ऐसे क्वेश्चन बेटा किसी किताब में नहीं है, चेक कर लेना कहीं मिल जाए तो, नहीं है, खुद बनाए गए क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, चलो आओ। इन द इकोनॉमी ऑफ सूरजपुर टू मेन गुड्स आर प्रोड्यूस। ठीक है, राइस एंड टूल। आफ्टर नेचुरल डिजास्टर हो गया, जिसकी वजह से, रीजन में नेचुरल डिजास्टर हुआ जिसकी वजह से बहुत सारी लेबर्स ने अपनी जान खो दी और इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो गया। ओहो, ये तो गलत हुआ। ड्यू टू दिस द फैक्ट्रीज ऑपरेटेड बिलो देयर कैपेसिटी, इसकी वजह से फैक्ट्री अपनी कैपेसिटी से कम पर काम कर रही हैं। अगर मान के चलो उनकी कैपेसिटी 10 है तो 5, 6, 7, 8 पर काम कर रही होंगी। एंड द फार्म्स कुड नॉट बी कल्टिवेटेड फुल्ली, और पूरी तरीके से फार्मिंग भी नहीं करी जा पा रही है, क्योंकि क्या हुआ है, अभी अभी नेचुरल डिजास्टर होकर चुका है। इवन दो रिसोर्सेज वर अवेलेबल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं लेकिन हम उनको यूटिलाइज ढंग से नहीं कर पा रहे। फार्मिंग, प्रोडक्शन अपनी कैपेसिटी से कम पे काम कर रहे हैं, रिसोर्सेज हैं लेकिन हम उनको पूरी तरीके से काम नहीं दे पा रहे, उनका 100% यूजेस नहीं कर पा रहे। द एक्चुअल प्रोडक्शन वाज नाउ एट अ पॉइंट इनसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जो मान के चलो हम मैक्सिमम इतना प्रोड्यूस कर सकते हैं बट हम उसके कम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू स्टार्ट अ रिकवरी प्रोग्राम करो टू ब्रिंग द इकोनॉमी बैक टू इट्स पोटेंशियल कैपेसिटी। तो मेरे को एक बात बताओ, हमारी ये क्या, ये हमारा पोटेंशियल है ना, ये हमारी कैपेसिटी है ना, मैंने बताया था जितना हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, और ये क्या, ये हमारा एक्चुअल है, ये क्या है, ये हमारा एक्चुअल है। ठीक है, तो हम अभी हम कम पर है, हम अंडर यूटिलाइजेशन पर हैं। ठीक है, हम कहाँ पर है बच्चों, इनइफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज या अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज पर है। चलो आओ, हाउ डज अ पॉइंट इनसाइड पीपीसी सिग्निफाई इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सूरजपुर इकोनॉमी। क्या सिग्निफाई कर रहा है, सिग्निफाई ये कर रहा है कि सूरजपुर इज अंडर यूटिलाइजिंग इट्स रिसोर्सेज। तो आप क्या लिखोगे, सूरजपुर is underutilizing its resources, underutilizing its resources। ठीक है, सेकंड है, हाउ कैन सूरजपुर मूव फ्रॉम ए पॉइंट इनसाइड द पीपीसी टू पॉइंट ऑन द कर्व। सर यहां से इधर तक सूरजपुर कैसे पहुंचेगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, अगर आपने यहां लिखा बाय इंप्रूविंग द टेक्नोलॉजी और बाय इंप्रूविंग द रिसोर्सेस, वहीं पर गलत है, वहीं पर गलत है, क्योंकि टेक्नोलॉजी और रिसोर्स इंप्रूव करने की वजह से आपका पोटेंशियल इंक्रीज होता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं। रिसोर्स और टेक्नोलॉजी इंप्रूव करने से पीपीसी शिफ्ट होता है सर, पीपीसी पे रह जो वो एक्चुअल पॉइंट शिफ्ट नहीं होता, हमें एक्चुअल पॉइंट को पोटेंशियल तक लेके जाना है, हमें अपनी रिसोर्सेज को 100% यूटिलाइज करना है। क्या करना है, हमें अपनी रिसोर्सेज को 100% यूटिलाइज करना है। तो अगर हम केस पढ़ेंगे तो हम अपने रिसोर्सेज को 100% यूटिलाइज करेंगे, तो आप क्या लिखोगे, बाय ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, बाय ऑप्टिमम
यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेस। और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे करोगे? जो आपका बर्बादी हुई है उसको कंप्लीट करके। तो जो आपका डैमेज पहुंचा है इंफ्रास्ट्रक्चर को, उस डैमेज को हमें ठीक करना पड़ेगा, है ना? जो क्या बोलते हैं, और कुछ भी मतलब रिवर्सल ऑफ द डैमेज आप लिख सकते हो ना। पहले लिखोगे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज बाय रिवर्सिंग द डैमेज दैट अकर्स ड्यू टू द क्या बोलते हैं, नेचुरल डिजास्टर। ठीक है। What impact does a natural disaster have on the PPC? नेचुरल डिजास्टर का इम्पैक्ट पीपीसी पर क्या पड़ा एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन पर क्या पड़ा? देखो यार, बात को समझो। देखो, नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से बहुत सारे लेबर्स की डेथ हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो गया, तो यार कहीं ना कहीं हमारा पोटेंशियल भी तो कम हुआ होगा। इस चीज को समझ के देखो, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है ये वाला, ढंग से बनाया गया क्वेश्चन है भाई। केस को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज पेपर में बेटा बैंड बजाएगी। ठीक है, सुनो, मान के चलो ये मेरा पीपीसी है। अब नेचुरल डिजास्टर आने की वजह से क्या होगा, देखो मैं बताता हूँ। ये पीपीसी है और इस पीपीसी पे ही मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ अभी। नेचुरल डिजास्टर आया, नेचुरल डिजास्टर आने की वजह से मेरी लेबर, बहुत सारी लेबर ने अपनी जान खो दी और बहुत सारी मशीन मान के चलो पानी में बह गई, बर्बाद होगी, मशीन अब किसी काम की नहीं है। तो क्या मेरा पोटेंशियल कम नहीं हो गया? पोटेंशियल भी तो कम हुआ ना। तो सर पीपीसी कर्व भी तो मेरा कम हो गया, पीपीसी कर्व भी तो मेरा कम हो गया, हाँ या ना? और सर इतना ही नहीं हुआ, अब जितना मेरे पास पोटेंशियल बचा हुआ है, जो रिसोर्सेस हैं भी, जो लेबर जिंदा है भी, जो लेबर जिंदा बच भी गई, जो जो मशीनरी बच भी गई, क्या स्टिल मैं अपना 100% स्टेज तक प्रोडक्शन कर सकता हूँ? आंसर इज नो। तो सर मेरा जो यूटिलाइजेशन है वो भी क्या हो गया? कम हो गया। मेरी पोटेंशियल भी कम हो गया और मेरा यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज भी कम हो गया, हाँ या ना? इस सिचुएशन पे आ गया। तो पहले मैं यहाँ प्रोड्यूस कर रहा था, अब पोटेंशियल से भी कम पे प्रोड्यूस कर रहा हूँ और पोटेंशियल भी क्या हो गई? कम हो गई। तो दोनों चीज आपको यहाँ पर लिखनी है, दोनों चीज आपको इधर लिखनी है कि क्या देखने को मिला हमें? लेफ्टवर्ड शिफ्ट भी देखने को मिला, क्योंकि लेबर चली गई, रिसोर्सेज चले गए, रिसोर्सेज कम हो गए, डिक्रीज इन द रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। एंड साथ में हमें क्या देखने को मिला? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज देखने को मिला, या हाँ, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। क्योंकि दोनों पे पूछ रहा है, पीपीसी पे का इम्पैक्ट पड़ा और रिसोर्स यूटिलाइजेशन पे पड़ा। पीपीसी लेफ्टवर्ड हो गया, रिसोर्स यूटिलाइजेशन अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, चलो लास्ट बचा है डिस्टिंग्विश बिटवीन द पोटेंशियल एंड द एक्चुअल प्रोडक्शन। तो ये तो आप कर ही दोगे। पोटेंशियल प्रोडक्शन मतलब द मैक्सिमम दैट वी कैन प्रोड्यूस बाय ऑप्टिमली यूटिलाइज बाय ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। ये तो आप लिख ही दोगे। द मैक्सिमम द मैक्सिमम दैट मैक्सिमम प्रोडक्शन एंड इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस बाय ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इट रिसोर्सेज। ये तो हो गया हमारा क्या? पोटेंशियल। और एक्चुअल क्या हो गया? द लेवल ऑफ प्रोडक्शन दैट अ इकोनॉमी इज प्रोड्यूसिंग यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज करेंटली। ये आप लिख दोगे, सिंपल सीधी बात है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द कंट्री ऑफ द नवदेश वॉज इनिशियली प्रोड्यूसिंग कंज्यूमर गुड्स एंड द कैपिटल गुड्स इफेक्टिवली। मतलब कंज्यूमर गुड्स तो कैपिटल गुड्स बना रही थी। कंज्यूमर गुड्स का मतलब वो गुड्स जो कि कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं, कपड़ा, खाना पीना, जूते चप्पल, ये सारी चीजें। कैपिटल गुड्स वो हो गया जो कि फर्दर प्रोडक्शन में काम आते हैं, जो इन गुड्स को बनाने के लिए जो मशीनरी वगैरह होंगी उसे बोलते हैं हम लोग कैपिटल गुड्स। क्लियर है? वेरी गुड। However, over the last few years, the capital invested heavily in education. यानी कि कंट्री ने हैवीली कहाँ पे इन्वेस्ट करा? एजुकेशन पर, रिसर्च पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे। एज अ रिजल्ट टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, स्किल फोर्स इंक्रीज हुई, यानी कि रिसोर्सेज इंप्रूव हुए। क्या हुआ? टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज इंप्रूव हुए। और इकोनॉमिस्ट ऑब्जर्व दैट द ओवरऑल प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द नवदेश एक्सपेंडेड, यानी कि नवदेश का पोटेंशियल एक्सपेंड हुआ। एंड नाउ द इकोनॉमी कुछ प्रोड्यूस मोर बोथ गुड्स देन बिफोर दी। इसकी वजह से क्या हुआ? आउटवर्ड शिफ्ट हमें देखने को मिला पीपीसी के अंदर। ये केस है। क्वेश्चन क्या बोलता है? व्हाट डज एन आउटवर्ड शिफ्ट इन द पीपीसी इंडिकेट फॉर नवदेश? यार आई डोंट थिंक सो, इसका आंसर आप नहीं दे पाओगे। बहुत इजी है, लिख दो कमेंट सेक्शन में कि सर क्या मतलब होता है आउटवर्ड शिफ्ट का। आउटवर्ड शिफ्ट का मतलब होता है इंक्रीज इन रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी, इंक्रीज इन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। और क्वेश्चन भी इसके बारे में क्या दे रहा है? हिंट दे रहा है। स्टेट टू फैक्टर फ्रॉम द केस रेस्पॉन्सिबल फॉर द शिफ्ट इन द पीपीसी। कौन कौन से दो फैक्टर हैं जिसकी वजह से पीपीसी में क्या मिला? नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, ये इसका आंसर नहीं है। ओहो हो, ये वाला जो है
ये वाला जो है, ये वाला आंसर इस वाले क्वेश्चन का है। आउटवर्ड शिफ्ट हमें, व्हाट डज एन आउटवर्ड शिफ्ट इन द पीपीसी इंडिकेट, पीपीसी का आउटवर्ड शिफ्ट हमें क्या दिखाता है, हमारा पोटेंशियल इंक्रीज हो गया। क्या हो गया, पोटेंशियल इंक्रीज हो गया। यानी कि इट रिफर्स टू द इंक्रीज इन मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ एन इकोनॉमी दैट इट कैन प्रोड्यूस बाय यूटिलाइजिंग इट्स रिसोर्सेज, सिंपल। ठीक है, यानी कि पोटेंशियल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इंक्रीजेस इन द मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी, क्या बता रहा है, इंक्रीजेस इन मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी, मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी, ये इम्पैक्ट पड़ा ना। हाँ, क्यों हुआ, वो इन दो रीजन की वजह से हुआ। एक्सप्लेन हाउ इकोनॉमिक ग्रोथ इज रिफ्लेक्टेड यूजिंग द पीपीसी डायग्राम, तो आप क्या बना दोगे, राइट वर्ड शिफ्ट बनाकर दिखा देना। इस तरीके से हमें रिफ्लेक्ट करना है ना किस तरीके से इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है, कैसे कर रही है, राइट वर्ड शिफ्ट दिखा देना। एक जगह पे लिख देना कंज्यूमर गुड्स, एक जगह पे लिख देना कैपिटल गुड्स, दोनों क्या कर गए, इंक्रीज कर गए, ये लो बन गया, क्योंकि कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स ही तो बनाए जा रहे हैं। हो गया। प्यारे क्वेश्चन लाया हूँ बेटा, डायरेक्टली नहीं पूछे जाएंगे, घुमा फिरा कर आपसे आंसर पूछे जाएंगे, और आंसर वही है जो हम पढ़कर आ रहे हैं, बट आपसे घुमा फिरा कर पूछा जाएगा। फोर्थ वाला देखो, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। द इकोनॉमी ऑफ हिमतारा प्रोड्यूसेस हेल्थ केयर सर्विसेज एंड मिलिट्री इक्विपमेंट्स, ठीक है, हेल्थ केयर सर्विसेज और मिलिट्री इक्विपमेंट बनाते हैं। विद द राइजिंग बॉर्डर टेंशन, बॉर्डर टेंशन होने की वजह से, जो अभी इंडिया पाकिस्तान के साथ भी हुआ था, आपको देखने में मिला होगा कि इंडिया ने अपनी डिफेंस पर खर्चा करना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया था, कि यूपी के अंदर अब हर साल 1000 ब्रह्मोस मिसाइल 100 बनेगी, 100 सॉरी 1000 नहीं 100 ब्रह्मोस मिसाइल बनेंगी, है ना। S-500 का ऑर्डर इंडिया देने वाला है ना, और भी बहुत सारी क्या बोलते हैं कुछ प्लेन सब इंडिया खुद बनाएगा। तो ये सारी चीज़ें इंडिया करने वाला है। तो आप खुद देख रहे हो, बॉर्डर टेंशन की वजह से ज़्यादा खर्चा स्पेंडिंग किस पर हो रही है, डिफेंस आइटम पर हो रही है, बाय प्रोड्यूसिंग मोर मिलिट्री गुड्स। जब हम अपनी रिसोर्सेज को ज़्यादा मिलिट्री आइटम पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो क्या हमारी हेल्थ केयर सर्विसेज पर इम्पैक्ट पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा। सर रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं होता बेटा, रियल लाइफ में ऐसा होता है, बट हमें इसका इम्पैक्ट बाद में जाकर पता चलता है। होता है इम्पैक्ट, बट हमें बाद में जाकर इसका पता चलता है हमेशा। ठीक है, तो यानी कि हमारी हाउ एवर सिंस रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज लिमिटेड है, द इंक्रीज रिक्वायर्ड कटिंग डाउन ऑन हेल्थ केयर सर्विसेज, तो हमें हेल्थ केयर सर्विसेज को कट डाउन करना पड़ेगा। द पॉलिसी स्पार्क द डिबेट वाइल नेशनल सिक्योरिटी इज एसेंशियल, पॉलिसी पीपल आल्सो नीड गुड गुड हेल्थ फैसिलिटी। एक स्पार्क मतलब डिबेट हुई, क्या हुई, कि ठीक है हमें नेशनल डिफेंस हमें चाहिए, बट हमें लोगों की सेहत का भी तो ध्यान रखना है। Economists presented this scenario using a PPC diagram to show the trade-off between the two choices. ठीक है, पीपीसी से बनाया। What economic problem is highlighted in this case? कौन सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम यहाँ पर हाईलाइट करी गई है, बताओ। Which economic problem, what economic problem is highlighted in this case? What economic problem is highlighted in this case? कौन सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम यहाँ पे हाईलाइट करी गई है। इधर जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमें दिख रही है, डेट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, कि मिलिट्री आइटम बनाए कि हेल्थ केयर सर्विसेज बनाए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ चॉइस एंड ट्रेड ऑफ, सर ट्रेड ऑफ और उसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर। देखो चॉइस का मतलब क्या होता है, चॉइस का मतलब होता है कि सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। क्या मतलब होगा चॉइस का, सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, डेट आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस में से आप जो अपने लिए बेस्ट ऑप्शन चुन रहे हो, डेट इज योर चॉइस। तो चॉइस का मतलब क्या हो गया, चॉइस का मतलब क्या हो गया, सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। क्या हो गया चॉइस का मतलब, चॉइस सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव नहीं हुआ, सेलेक्ट चॉइस का मतलब क्या हुआ, हाँ चलो सेलेक्टिंग बेस्ट ऑल्टरनेटिव भी लिख सकते हो, ठीक है चलेगा। ट्रेड ऑफ का मतलब क्या होगा, ट्रेड ऑफ मैंने अभी पीछे बताया था, व्हेन यू आर शिफ्टिंग एक कॉम्बिनेशन से दूसरे कॉम्बिनेशन पर, ठीक है। तो व्हेन द इकोनॉमी शिफ्टिंग क्या बोलते हैं, फ्रॉम वन कॉम्बिनेशन ऑफ पीपीसी टू द अनदर कॉम्बिनेशन ऑफ पीपीसी, हम दो गुड्स बना रहे हैं, तो वहां पर क्या हो जाएगा, अभी तक हम देख रहे थे, अभी हम क्या कर रहे हैं, हेल्थ केयर को कम करके मिलिट्री को ज्यादा कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड द ट्रेड ऑफ, पढ़कर आ रहे हैं पीछे। Why does an increase in military goods reduce health care services in this economy? सर क्यों मिलिट्री गुड्स बढ़ने की वजह से हेल्थ केयर सर्विसेज कम हो गई, क्यों कम हो गई, बिकॉज ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज। भाई हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है ना, हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है,
इसके आगे आप एक लाइन और लिख सकते हो, बिकॉज ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज, बिकॉज the resources which were used in the production of healthcare services will now going to be used in the production of military equipment. As a result, the production of military equipment will be increased, but due to having low resources, the production of healthcare services will be reduced. आप ऐसे करके इसका आंसर लिख सकते हो. इलस्ट्रेट दिस सिचुएशन यूजिंग अ सुटेबल पीपीसी डायग्राम. इस सिचुएशन को सुटेबल पीपीसी डायग्राम से बताइए. तो यहाँ पर हमें शिफ्टिंग तो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही, यहाँ पर हमें कहीं पर भी शिफ्टिंग तो दिखाई नहीं दे रही. तो मान के चलते हैं ये क्या है, मेरा हेल्थ केयर. मैंने आपको बताया था जो चीज़ बढ़े उसको एक्स एक्सिस पर और जो चीज़ कम हो उसको वाई एक्सिस पर. तो डिफेंस बढ़ रहा है, डिफेंस को एक्स एक्सिस पर मैंने लिख लिया. अब यहाँ पे पोटेंशियल वगैरह की तो कोई बात नहीं हो रही, तो शिफ्टिंग तो नहीं आएगा. मान के चलो ये पीपीसी है. अभी आप यहाँ पर एक्सप्लेन करना तो आप लिख सकते हो कि इकोनॉमीज करंटली इज एट द पोजीशन ए, कि ए पॉइंट पर इकोनॉमी ऑपरेट कर रही है जहाँ पर हेल्थ केयर सर्विसेज ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है लेकिन डिफेंस कम प्रोड्यूस हो रहा है. लेकिन बॉर्डर टेंशन होने की वजह से गवर्नमेंट ने बोला डिफेंस ज़्यादा चाहिए. तो मान के चलो अगर डिफेंस ज़्यादा चाहिए तो हेल्थ केयर सर्विसेज क्या हो जाएंगी, अपने आप कम हो जाएंगी. तो ये डिफेंस बनाएंगे, अब इतनी हेल्थ केयर सर्विसेज ऑटोमेटिकली क्या हो गई, कम हो गई. इकोनॉमी पॉइंट ए टू बी पर चली गई और इसी को क्या बोलते हैं, ट्रेड ऑफ बोलते हैं. तो क्वेश्चन जो मैं लेकर आया हूँ अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेकर आया हूँ बेटा, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेकर आया हूँ, है ना. दिमाग आपको चलाना पड़ेगा इन क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए. आसानी के साथ ये क्वेश्चन आपके क्रैक नहीं होंगे. ठीक है, ओके. आई होप आपको ये वन शॉट बेटा बहुत पसंद आया होगा. बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ. इसी लेवल के क्वेश्चन अब सीबीएसई बोर्ड बनाकर भी दे रहा है. तो बच्चों वन शॉट कैसा लगा प्लीज कमेंट में लिखकर बताओ और मिलते हैं ऐसे अनदर वन शॉट के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.